हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग कंप्लीट करने वाले हैं। हम करेंगे जो रीजनिंग है वो फॉर्मूला के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स मैं कराऊंगा, जिसमें आपका फिगर काउंटिंग्स होती है, मिरर इमेज, सेलोनिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग की जो ट्रिक्स हैं, जैसे ए कहाँ पर आता है, जेड कहाँ पे आता है, एल कहाँ पे आता है, जो ट्रिक्स हैं वो सब कुछ बताऊंगा। डाइस के बारे में बताऊंगा मैं, जो मानक पासा होता है और उसको घुमाने के बाद जो सी भी स्थितियाँ बनती है सारा कराऊंगा। ट्यूब गन के बारे में बताऊंगा। क्लॉक फिगर, जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हर एक टॉपिक में आपको कराऊंगा। मैक्सिमम आपका जो रीजनिंग है इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम 10-5 दिनों में है या एग्जाम हो सकता है कल है, तो आप इसको देख लीजिए लास्ट टाइम पे। इससे अच्छा रिवीजन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम के लिए सीजीएल सीएसएसएल या कोई भी स्टेट के एग्जाम, या राजस्थान की जेल प्रहरी एग्जाम हुई, या फिर 4th ग्रेड की एग्जाम हुई, या किसी भी एग्जाम, उसमें अगर रीजनिंग आती है तो इस वीडियो को देख के चले जाओ। मैं बता रहा हूँ सभी के सभी टॉपिक्स में इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। आपकी एग्जाम में रीजनिंग आती है, इसको देख लेना। बाकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, हम पहले करेंगे डाइस, जो पासा है उसको कंप्लीट करेंगे। डाइस के बाद जो मेन टॉपिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे कंप्लीट, इसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डाइस की तरफ। डाइस होता क्या है? देखो, डाइस इस प्रकार का एक होता है, जैसे कि आपने बचपन में खेला होगा या नहीं खेला मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जैसे मान लो घर है, एक वर्गाकार अगर कोई घर है तो ऐसा होता है, जिसके हमें चारों के चारों कोने दिखाई देते हैं, ऐसा होता है वो, तो इसे हम डाइस कहते हैं। हमारे एग्जाम में मैक्सिमम हम वर्गाकार डाइस के बारे में बात करते हैं। वैसे डाइस आता है यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा था वो महाभारत के अंदर किस वजह से युद्ध हुआ था, वो युद्ध लड़ा गया था, तो उसके अंदर तो वो ऐसा था, आयताकार था। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है वर्गाकार। ठीक है, तो बस डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि डाइस में कैसा क्या होता है। तो देखो, डाइस होते हैं 2 प्रकार के। तो हमें डाइस के बारे में ये पता है कि डाइस है 2 प्रकार के। एक होता है हमारा मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। हमारे एग्जाम में दोनों प्रकार के पासे आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो साधारण पासे से बनते हैं, क्योंकि मानक पासे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मानक पासे में जो आकृति आएगी तो आएगी, हमेशा आती है। जैसे विपरीत फलकों का जो योग है वो 7 होता है, यानी 1 के विपरीत कौन सी फलक होगी वो 6 होगी, 2 के विपरीत कौन सी होगी वो 5 होगी, 3 के विपरीत कौन सी होगी वो 4 होगी। तो इस मानक पासे में तो ऐसा कुछ है नहीं जो क्वेश्चन जो पूछने वाला लायक हो, क्योंकि 2 के विपरीत में 5 ही होगा, हमेशा होगा। मानक पासे की यही खासियत है कि दोनों विपरीत पासे हैं उनका योग 7 होता है, और एक साथ जो दिख रहे हैं पासे उनका योग 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक साथ अगर दिख रहे हैं 2 पासे समान, तो विपरीत फलकों का योग 2 और 5 होना चाहिए ना। और अगर एक साथ ही 2 और 5 दिख रही है तो वो कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि विपरीत दिखने वाली सतह कभी एक साथ नहीं दिखती हैं। एक साथ दिख रही फलकों का योग कभी साथ नहीं होता। बस 2 ही इसके अंदर क्या होती हैं, शर्तें होती हैं। तो इसके अंदर 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। ये इसका है किसका? मानक पासे का। अब हम पढ़ेंगे जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम, वो है साधारण पासा, जिसकी फलकों का जो योग है कुछ भी हो सकता है उसका योग, उसे साधारण पासा बोलते हैं। एक साथ दिख रही जो फलक हैं उनका योग 7 हो सकता है। जैसे हमारे सामने ये जो फलक दिख रही है हमको, इसमें ये जो पासा है वो मानक पासा भी हो सकता है कि साधारण पासा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको देखिए तो 6, 7, 8, इसका 8 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम 3 और 2, यहाँ पे 5 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 3 कितना हो गए? 8, 9 हो गए। तो इन तीनों फलकों का योग अभी तक क्या नहीं हुआ है? 7 नहीं हुआ है। अगर तीनों फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, किन्हीं भी 2 फलकों का योग, तो ये साधारण पासा भी हो सकता है, ये मानक पासा भी हो सकता है 6 के विपरीत के अंदर 1 हो, 2 के विपरीत में 5 हो और 3 के विपरीत में 4 हो, तो ये मानक पासा भी हो सकता है। और हर मानक पासा, जो मानक पासा होगा वो साधारण पासा होगा ही होगा। समझ रहे हो? हर मानक पासा साधारण पासा होगा, लेकिन हर साधारण पासा मानक पासा नहीं होता है। समझने वाली चीज़ें हैं। बाकी हम चलते हैं डायरेक्ट। अगर हमारे पास 2 आकृतियाँ दे देते हैं घन की, जैसे आपको दिख पर रही होगी यहाँ पे 2 आकृतियाँ हमें दे देता है क्वेश्चन एग्जाम में, और अगर उनमें से दोनों आकृतियों में से कोई भी 2 अंक समान हो, जैसे इसमें 5 है और 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, अगर 2 समान है तो उन 2 को तो हटा दो, और जो बची हुई जो आकृतियाँ हैं, बची हुई जो अंक है वो समान होंगे। यानी 5 और 2 को काटने के बाद 6 और 4 बचते हैं, यानी 6 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। बची हुई जो संख्या हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? विपरीत होती है। ये तो हो गया हमारा पहला।
अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर हमारे पास एक ही पासा हो जो सेम हो, जैसे इसमें 3 ही पासा है दोनों में, दोनों पासों में एक अंक यानी 3 ही समान है, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है हमें। अब क्लॉकवाइज किस होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है क्लॉकवाइज। इसमें भी आप ऐसे घुमा सकते हो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में घुमाना है। तो 6 के बाद में इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 के बाद 3 के बाद क्या आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, 6 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें 2 आएगा पहले और फिर आएगा 5। तो इसमें सीधा सा सिंपल सा फंडा है, 6 के विपरीत तो 2 जाएगा, ठीक है, 6 के विपरीत तो 2 और 1 के विपरीत हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि दोनों फलकों के अंदर जो कॉमन है, जिसे दोनों पासों में कॉमन क्या है, दोनों पासों में कॉमन है अपना जो 3 है, जो 3 है वो दोनों पासों में कॉमन है। तो इन दोनों पासों में जो कॉमन है वो किसके विपरीत होगा, जो दोनों पासों में जो सेम है, यानी इसमें भी 3 है इसमें भी सेम है, तो दोनों पासों में जो सेम जो संख्या है उसके विपरीत फलक पर वो संख्या आएगी जो दोनों पासों में नहीं है। अब इन दोनों में हम देखें तो या इनमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 4 नहीं है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 4 नहीं है, यानी 3 के विपरीत क्या आएगा, इसमें आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि जो लुप्त संख्या होती है वो उसके समान है, उसके विपरीत होती है जो दोनों पासों में कॉमन होती है। अगर और क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस प्रकार हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लुप्त संख्या उस संख्या के विपरीत होती है जो दोनों पासों में हो। तो 3 के विपरीत क्या आ गया है, यहाँ पे 4 आ चुका है। अब चलते हैं खुले पासों की जो संभावित आकृतियाँ हैं वो अब देख लेते हैं। अब खुला पासा कैसे होता है, जैसे ये आपको पासा, आपको सिंपल सा ही समझ लो कि अब इसको लपेटेंगे ना अपन। अब मैं 3D बना के नहीं बता सकता, लेकिन एक बात ये समझ लो कि जो हमारा पासा होता है, पासे को अगर हम खोलेंगे, जैसे हमारा ये पासा है, ये हमारा एक पासा है, अब इसको हमें खोलना है, इसको खोलना है। जैसे यहाँ पे ये जो परत यहाँ पे 2 है, तो इसको नीचे उतारेंगे ऐसे, तो ये इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी 2, समझ रहे हो, इस हिसाब से हो गए। मैं आपको 3D में बता के नहीं दिखा सकता अभी, तो ये ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आप ये खुला पासा इस प्रकार बनती हैं इसकी आकृतियाँ। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी आकृति आ जाएंगी और बोलेगा कि 2 के विपरीत कौन सी आकृति है, 2 के विपरीत कौन सी आकृति है, 4 के विपरीत कौन सा है, 5 के विपरीत कौन सा है, 6 के विपरीत कौन सा है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो बस डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि इस आकृति में इसके जो विपरीत जो अंग हैं वो कौन कौन से होंगे। देखो, जो बाहर निकल रही हैं उनको छोड़ देना है हमें, जैसे इन दोनों में जो बाहर निकल रही है इनको छोड़ दो, छोड़ दिया, उसके बाद जो बची संख्या है उनके अंदर एक एक का अंतर देखेंगे। 5 के विपरीत 1 को छोड़ के 3, यानी ये जो है इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। 1 का हम देखें तो 1 किसके विपरीत आएगी, वो आएगी 4 की, इनका तो हो गया 4 का, तो और बची हुई सभी संख्याएँ हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगी। तो ठीक यहीं पर भी यही है हमारा कि जो बची हुई जो संख्याएँ हैं, जो भी बची हुई जो संख्याएँ हैं वो आपस में क्या होगी, विपरीत हो जाएंगी, ठीक है, हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा कि ये जो 2 है ये 4 के विपरीत होगा और जो 3 है वो 5 के विपरीत होगा, 3 5 के, 2 4 के। बची संख्या जो 1 है वो किसके विपरीत होगी, वो 6 के विपरीत होने वाली है। इस प्रकार हमारी दूसरी आकृति भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 छोड़ के हमें दूसरी की तरफ चलना है, तो हमने छोड़ दिया 1, 2 को छोड़ दिया, 1 किसके विपरीत होगी, 3 के, 4 किसके विपरीत हो गई, ये 6 के, तो बची हुई संख्या किसके हैं, 2 किसके हो गई, 5 की हो गई। इस प्रकार ये खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी सेम मैंने जो बताया था, जो बाहर निकल रही है उनको तो छोड़ दो, बाहर निकल रही उनको छोड़ दो, बची हुई संख्याओं को जैसे इसको इससे करेंगे तो 4 आ गए 6 के, 3 आ गए 2 के और 5 जो संख्या है वो आ गया 1 के। अब लास्ट हमारा आ गया है। अब लास्ट में क्या होगा, जैसे इसमें इसका सिंपल सा इसको याद ही करके चले जाना आप, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए मैं इसको भी लेके आया हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज तो करेगा लेकिन इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे 1 है, जो 1 है वो तो आएगा इसके 4 के विपरीत आएगा, 1 आएगा 4 के, जो 2 है वो आएगा यहाँ पे 5 के, ठीक है। और जो 3 है यहाँ पे 3, वो आएगा यहाँ पे 6 के विपरीत। तो इसको याद करके जाना आपको। दोबारा से इस हटा देता हूँ मैं, हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे देख लो, 1 आएगा 4 के, 2 आएगा 5 के और जो 3 आएगा वो 6 के विपरीत आएगा। अब चलते हैं घनों की संख्या।
ये जो आकृति है, पहले तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। 3D हमारी आकृति है। 3D में कैसे, ऐसे यहाँ पे एक गन है, उसके नीचे 4 गन है, ऐसे ऐसे 4 गन है। अब इसके नीचे 9 गन है, ऐसे ऐसे। समझ जाओ मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये जो एक दिख रहा है आपको, ये एक ही है, लेकिन ये 2 दिख रहा है, 2 नहीं, ये 4 है। इसके पीछे भी है। ये जो 3 है, 3 नहीं है, 9 है। 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आपको ऐसे याद करना है, गनों की जो आकृति ऐसे याद करनी, गनों की संख्या ऐसे याद करना है। फिर इन सब का हम कैलकुलेट करके 55 इसका आंसर निकाल देना है। यानी जो ये क्यूब है, यहाँ पे जो गन दिख रहा है उसके अंदर 55 आकृतियाँ हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्यूब है। अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितनी आकृतियाँ हैं, इसमें कोने कितने हैं, सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले तो ये क्यूब देख लो। अब क्यूब में एक कोना तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, पासा ही मान लो एक तरह से। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो ही गया था। तो कुल मिला के कोने कितने हैं इसमें, 8 तो कोने हैं। किनारों की बात करें अब आप बोलोगे कि किनारे होते क्या हैं। तो किनारे वो होते हैं, जैसे आपने चाकू देखा है, तो चाकू का किनारा होगा, चाकू का किनारा मतलब पेनी जो सतह होती है उसको हम किनारे की तरफ से लेके चलते हैं। तो पेनी सतह कौन कौन सी है इसमें, एक तो ये वाली है पेनी सतह, 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो गई इसकी पेनी सतह, 5 6 7 8 हो गई, 9 10 11 एंड लास्ट है 12। यानी इसमें कितने 12 किनारे हो चुके हैं। आगे चलें हम, अब है सतह की तरफ। तो सतह कौन कौन सी है, एक तो ये ऊपर वाली सतह हो गई, ठीक है, एक नीचे वाली सतह हो गई 2, एक राइट साइड की जो सतह है वो हो गई है 3, एक लेफ्ट की 4। ये तो होगी हमारी 4 सतह। अब एक है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कौन सी, अब इनको हटा देता हूँ, अब पीछे की तरफ आपको समझ में आ जाएगी। फिर एक पीछे वाली सतह ये कितनी हो गई 5, और एक आगे वाली सतह ये 6। इस प्रकार हमारी कितनी सतह हो चुकी है, टोटल 6 सतह हो चुकी है। अब 6 सतह मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, 6 सतह वगैरह ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आगे वाले जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इन्हीं के बेस्ड बनने वाले हैं। जो फॉर्मूला होंगे इन्हीं से बेस्ड होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एन होता है वो एन होता क्या है आखिर। तो जो बड़े गन की जो भुजा है, जैसे कि बड़ा गन है 9 सेंटीमीटर वाला, 9 सेंटीमीटर वाला है, उसे 3-3 सेंटीमीटर में तोड़ना है। तो हमें एन का मान कैसे याद करेंगे कि जो बड़ी गन की जो भुजा है जैसे 9 है, उसके अंदर छोटे गन की जो भुजा है 3, उसका भाग दे देंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। समझ में आ चुका है। अब आपसे बोल देगा कि एक बार कि एक गन था, उसके जो टुकड़े हैं, टोटल छोटे गनों के जो टुकड़े हैं वो है 27 है। तो उसके अंदर जो एन हो क्या आएगा, इसका अंडर क्यूब कर दो। अंडर क्यूब हमने किया, इसका 3-3 होते हैं 27 का 3 आ गया एन। इस प्रकार से आएगा, सिंपल सा आंसर है। बाकी हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन हैं जो बनते हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुल जो छोटे गनों की जो संख्या है वो बताओ। तो वो है एन क्यूब। 3 से अधिक सतह रंगीन गनों वाले की संख्या बताओ। 3 से अधिक जो रंगीन है वो आएगा 0, क्योंकि आपको बता दूं कोई भी कोना है, जैसे एक कोना है तो यहाँ पर एक सतह तो यहाँ पर हो सकती है रंगीन, एक यहाँ पर, अगर चारों तरफ से रंगीन करेंगे एक यहाँ पर, लेकिन इसकी चारों सतह कभी रंगीन नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपको मैं ये दिखा दूँ, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसके हम कौन कौन सी सतह रंगीन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर दिया, मान लो ये भी हमने कर दिया और ये भी हमने कर दिया, लेकिन इसकी तीसरी चौथी सतह है वो हम रंगीन नहीं कर सकते, किसी बार नहीं कर सकते, क्योंकि काटने के बाद की बात हो रही है। तो 3 सतह रंगीन होगी, कभी चौथी सतह रंगीन नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 0 आएगा कि 3 सतह से अधिक रंगीन सतह वाले गन की संख्या कितनी है, वो 0 है। वो छोटे गनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो एन निकाल लेना है पहले, तो उसके अंदर एन का क्यूब कर देना है, छोटे गनों की जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी। 3 सतह रंगीन गन। अब देख लो, मैंने अभी आपको एक गन दिखाया था, ये देख लो। अब 3 सतह कौन कौन सी रंगीन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऊपर वाली भी, लेफ्ट वाली भी, ये जो सामने की है ये भी हो सकती है। तो इसे कितने गन हो सकते हैं, इतने गन हो सकते हैं, कितने 8 हो सकते हैं, क्योंकि हर कोने पर बनेगा ऐसा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, 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 तो ऐसे 8 गन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 8। अब आपको जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो आपको चाहिए मेरे हिसाब से, वो है इसकी PDF। तो दोस्तों इसकी जो PDF है
आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आपको क्या करना है, मुझे टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर देना है कि हमें पीडीएफ चाहिए। देखो रीजनिंग की कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मिलेगी 80% ऑफ के बाद मैं आपको सिर्फ 30 रुपये में दे रहा हूँ। ये जो आपको लग रहा है ज़्यादा प्राइस, अगर आपको लग रही है तो मत लो, वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पीडीएफ से कर सकता हूँ तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये 30 रुपये की मिल जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैथ का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करवाया था, तो मैथ और रीजनिंग दोनों की अगर आप पीडीएफ लोगे तो आपको 40% मिल जाएगी। इसमें बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ मिलेगी। जो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सेम यहाँ पे मिलने वाली है। कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूला, रीजनिंग के फॉर्मूला, इजी लैंग्वेज रहने वाली है और शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्ट नोट्स की तरह साथ मिलेगी। आपको जस्ट देख लो, ये जो मैंने आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करवाया था, जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें मिल रहे थे। 1612 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं इस पर और 128 लाइक्स हैं। मैक्सिमम लाइक्स ही हैं यहाँ पे आपको मिलने वाली है और अच्छा कंटेंट है। आपके इसकी जो कमेंट बॉक्स है उसको जाके पढ़ सकते हो और या इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आ जाना, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। तो ये अगर आपको पीडीएफ मैथ की पीडीएफ साथ लोगे तो आपको ये 40 रुपये में मिल जाए, 40 रुपये में मिल जाएगी। बाकी अगर आप रीजनिंग की ही लेना चाहते हो, क्योंकि आपकी जेल प्रहरी एग्जाम राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और अगर एसएससी की बात करूँ तो यहाँ पे सीजीएल सीएसएसएल या कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस की अगर एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को देख लेना या इस पीडीएफ को देख ले जाना, जरूर जाना। इस पीडीएफ को देख के आपको जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी अब चलते हैं इसके आगे की जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कि जो एक सतह रंगीन घन है उनकी संख्या कैसे याद करेंगे, तो वो हम क्या याद करेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर। अब ये जो एक सतह रंगीन घन है वो कैसे आया, देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जो इसकी सतह है वो कितनी है, वो है यहाँ पे 6। तो इस हिसाब से लेंगे। देखो सतह रंगीन हो रही है, यहाँ पे एक सतह रंगीन हो रही है, तो हमें सतह को लेना है। तो यहाँ पर एक सतह का मतलब 6 सतह है, उसमें से 2 का 8 घटा दो, क्योंकि जो कोने वाली संख्या है, कोने वाली जो आती है कोने की, जैसे आपके सामने ये घन है, ये है 3 के हिसाब से है, ये ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सतह होगी ये या फिर ये तो कोने वाली तो तीनों तरफ से रंगीन होगी। ये यहाँ से रंगीन होगी, यहाँ से भी रंगीन हो जाएगी, ये तीनों सतह से होगी, ठीक है। ये भी इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, ये तीनों सतह होगी, ये भी तीनों से, ये दोनों तरफ से होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 1। वो कैसे आएगा, जैसे इसमें रख के देख लो आप। 6n कितने हैं, 3 है, इसमें 1 2 3 है ना, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी 6, 3 - 1 यानी 3 - 2 यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 6 इसका राइट आंसर आएगा। और ये 6 राइट आंसर क्यों है, क्योंकि देखो ये एक सतह की बात है। ऐसे हम पूरे घन की तरफ देखें तो एक यहाँ पर आएगा, एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, एक साइड में आएगा, एक नीचे आएगा, एक पीछे आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आपकी जो 6 है, 6 आकृतियाँ, वो 6 इसका राइट आंसर आने वाला है। आप निकाल के देख लेना, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे 2 सतह रंगीन घन वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हैं आपकी स्टेट एग्जाम है, जो भी जेल प्रहरी वगैरह या फिर कोई भी एग्जाम है आपकी, यूपी पुलिस में हो या फिर बिहार पुलिस में हो, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। तो 2 सतह रंगीन वाले क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आपको 12n-2 का जो फॉर्मूला है, 12n-2 का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। किनारों की तरफ से हमें लगाना है, क्योंकि 2 सतह किनारों पर ही रंगीन होती है, सतह पर रंगीन नहीं होती है, वो होती है किनारों पर। तो आपको किनारे लगाने हैं वहाँ पे, ठीक है। और कुल रंगीन सतह हम देखिए, कुल रंगीन घन देखिए अगर, तो वो यहाँ पे n-2 का होल क्यूब आएगा। फॉर्मूला लगा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे एक घन है, ये देख लो घन है 1 2 1 2, ये है, तो इसको चारों तरफ से रंगोगे आप, तो सिर्फ एक घन जो बीच में रहेगा, सिर्फ वो एक घन ही बिना रंगा हुआ रहेगा, बाकी सारी की सारी रंग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें निकालना है, इसका राइट आंसर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो इसमें जो n है वो 3 आएगा। 3 - 2 का होल क्यूब करेंगे हम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 आएगा। बाकी आप अपने जो दिमाग है उसके अंदर इमेज करके देखो कि चारों तरफ से रंगीन रहेगा। अगर हम उसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो तीनों तरफ से रंगीन रहेगा, ये एक तरफ से रंगीन रहेगा, यानी जो अंदर एक बचेगा वो ही एक ऐसा रहेगा जो किसी भी तरफ से रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो वो सब कुछ आपको इमेज करके देखना है। मैं 3D में आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी। बाकी हम देखें आगे
तो यहाँ पे जो कुल गण है वो कुल गण कौन कौन से होंगे? एक तो रंगीन गण, रंगीन यानी जो बिना रंगे हुए वो, और एक रंगहीन गण। एक तो रंगीन गण जो रंगे हुए हैं चारों तरफ से वो, और एक है रंगहीन जो रंगे हुए नहीं हैं। रंगहीन कौन से होंगे? कुल गण में से अगर रंगीन गणों को हम घटा देंगे तो वो कौन से आ जाएंगे? वो रंगहीन आ जाएंगे। चाकू का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल हमें करना है 3n-1 बार हमें चाकू का इस्तेमाल करना है। ये सबसे राइट आंसर रहने वाला है 3n-2। जैसे हमारे पास एक ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर का, ये है 9 सेंटीमीटर का ये है, और हमें इसे काटना है, और इसको काट के इसके जो 27 हैं, 27 से उसमें इसको विभक्त करना है हमें, 27 में विभक्त करना है। उस 27 में विभक्त करेंगे तो कैसे, कितने चाकू का इस्तेमाल कितने बार करेंगे तो वो देखेंगे चाकू का इस्तेमाल कितने बार करें। तो एन का मान कैसे आएगा? 27 के अंदर 9 का भाग देना है हमें। जैसे हमने 9 का भाग दिया इसके अंदर, जैसे मैं इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27। देखो इससे नहीं होने वाला ये, आपको मैं बता दूँ। जैसे हमारे पास एक घन है, ये रहा घन, तो इसमें चाकू का इस्तेमाल कितने बार करेंगे? 1 2 बार हो गए, 3 4, ठीक है, और फिर एक बार वो करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा हमें। तो 1 2, एक तो यहाँ पे कटा, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 बार में ये कट चुका है अभी तक। तो 4 बार में इतना कट चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं कटा क्योंकि ऊपर से कटा है, यहाँ से लेफ्ट से कटा है, लेकिन एक तरफ से नहीं कटा। कौन सा है वो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, लेकिन इस तरफ से वो काटना पड़ेगा हमें, इस तरफ से 2 बार वो काटना पड़ेगा। तो कितने बार? 6 बार काटना पड़ा है हमें, टोटल हमें काटना पड़ा है 6 बार। जैसे हमने 6 बार काटा तो इसमें एन का मान देखिए अभी, तो इसमें एन का मान आएगा 3 आएगा, इसका मान एन का मान इसमें 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा तो ये आएगा वर्ग का, एक हिस्सा ये आएगा, एक हिस्सा ये आएगा। तो इसका मान, इसके अंदर एन का मान जो है वो 3 रहने वाला है। आप निकाल के देख लो। 6 हमारे जो काटने वाली संख्या है वो 6 बार हमने काटा है। 3 को इसको हटाएंगे, इसके अंदर नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 n-2 n-1 सॉरी, माइनस का बने उधर जाएगा तो n बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे n का मान 3 रखोगे आप तो 3n-2 यानी 6 बार हमें काटना पड़ेगा, तब जाके ये 27 हिस्सों में कटने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अब हम करेंगे। देखो मैंने क्या किया कि पहला जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे वो यही रहने वाला था, आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है टॉपिक यही रहने वाला था। हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था, मैंने यही किया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा पीछे ले लिया कि जो बंदे जो पढ़ने के इच्छुक होंगे वो इसको आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको करा देता तो आपको नींद आने लगती, लेकिन अब आराम से पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे है फॉर्मूला डिवीजन रीजनिंग का। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें ए से लेके आपको ये देखना है, पहले तो एम तक जा रहा है, फिर एम से आ रहा है वापस जेड तक। तो इसमें सीधा सिंपल है, ए के विपरीत आएगा जेड, बी के विपरीत आएगा वाई, सी के विपरीत आएगा एक्स, डी के विपरीत आएगा डब्ल्यू। इस प्रकार से सारे के सारे विपरीत आ जाएंगे। तो 13 के विपरीत आएगा 14, 12 के विपरीत आएगा 15। तो मेन जो चीज़ थी वो तो मैंने बता दी है कि ए से लेकर एम तक चलना है, फिर एम से वापस आना है हमें एन से लेकर जेड तक। यहाँ पे 13 ऊपर रहेंगे, 13 नीचे रहेंगे, टोटल यहाँ पे 24 होने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि जे के विपरीत टी आ गया, यहाँ पे एच के विपरीत एस आ गया, आई के विपरीत आर आ गया, लेकिन इसकी जो ट्रिक्स हैं वो हमें पता हो अगर तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ऐसे आपको याद रहे मज़ा नहीं आएगा, आपको हर चीज़ याद रहे तब मज़ा आए। तो ये है मेरे पास ट्रिक। जोधपुरी क्वीन से देखो एक ऐसा मान लो कि जोधपुरी की जो क्वीन है वो है, तो जोधपुरी क्वीन से जब कपिल लड़का है वो मिलता है तो उनको देख के, जो जोधपुरी क्वीन थी उनको देखकर, देखो क्वीन अगर कोई है तो वो सुंदर तो होगी, तो उनको उनकी सुंदरता को देख के जो कपिल है लोक के चक्कर में आकर उन्होंने अपने मन की बात कह दी कपिल ने। अब कपिल ने अपने मन की बात कह दी, जैसे मन की बात उसमें मन में था कि यार लो है मैं प्यार है तो इसको रानी को मैं कह देता हूँ। तो जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में आकर उसने अपने मन की बात कह दी। अब उसके दोस्त जो आज़ाद है उसको पता चल गया, तो उसका दोस्त जो आज़ाद है आज़ाद ने हंसी और फन के लिए उनको गणेश टेम्पल पर लाकर टाटा बाय बाय करके भाग गया। वो तो गणेश टेम्पल पर आया और टाटा बाय करके भाग गया, ठीक है। लेकिन उसकी हंसी और फन के चक्कर के अंदर यहाँ पे जो आपके जोधपुरी क्वीन है और जो कपिल है उनकी शादी हो गई।
उन्होंने शादी कर ली, मौज मस्ती कर ली, उन्होंने तो शादी कर ली। अब वो दोनों क्या करते हैं कि जो इंडियन रेलवे के पास उनका जो दोस्त है जो कि दूध वाला है, क्योंकि जो कपिल है वो तो कोई ऐसा ही दूध वाले का दोस्त है, वो जोधपुरी की क्वीन जो तो क्वीन है, तो वो क्या करता है, वो जो जोधपुरी क्वीन है वो और जो कपिल है वो दोनों इंडियन रेलवे के पास जो दूध वाला है जो कि कपिल का दोस्त था उसके पास आके कैंडी क्रश खेलने लग गए। तो आपको बस ऐसे आपको एक स्टोरी की तरफ से इसको याद करके रखना है। बाकी आपको बता दूं, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में आके मन की बात कह दी उसने। उसका दोस्त जो आज़ाद है हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल पर लाकर टाटा बाय बाय कर गया। इंडियन रेलवे के पास जो रहने वाला जो दूध वाला है उनके पास जाके वो फिर कैंडी क्रश खेलने लगे। तो आपको डायरेक्ट यहीं से याद करना है, जैसे जोधपुरी क्वीन एन JK, कपिल यानी KP, LO यानी LOVE, मन की बात यानी MN, आज़ाद यानी AZ, हंसी यानी HS, फन यानी FU और GT यानी गणेश टेम्पल यानी GT, बाय यानी बाय बाय कर गया। इंडियन रेलवे के पास यानी IR और दूध वाला यानी DW और कैंडी क्रश यानी CX। इस प्रकार आपका जो इसकी जो ट्रिक्स है वो आपको याद हो चुकी होंगी। मैंने बताया कि मैक्सिमम जो टॉप ट्रिक्स है वो आपको बताऊंगा और मैक्सिमम जो पार्ट है आपको क्लास में ही याद करने की मेरी कोशिश रहेगी। अब आगे चलते हैं, जो इनकी जो स्थान है, जैसे A यहाँ पे 1 नंबर पर है, तो इनके जो सारे के सारे जो स्थान है वो हमें याद होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। देखो A का तो सबको पता है कि सबसे पहले आता है, Z सबसे लास्ट में आता है, तो इनका तो इसे याद करने की है जरूरत नहीं। B दूसरे नंबर पे आएगा 25, Y पर 25 पर आएगा, तो ये भी लगभग याद हो ही गया है। नहीं हुआ तो और करा दूंगा मैं बाद में, प्लेन एक बार देख लो। C यहाँ पे 3 पर आएगा और X यहाँ पे 24 पर आ गया। दूध वाला यहाँ पे 4 पर और दूध W यानी 23 पर आ गया। ये तो मैंने ऊपर से बता दिया, ये 4 8 शब्दों को। तो इसके अलावा और शब्दों की बताता हूँ आपको। एक आपको ये जो चीज़ है EJOT वो याद करके रखनी है। अभी EJOT है क्या, तो ये है 5-5 के जो अंतराल पर जो अक्षर हैं, 5-5 के अंतराल, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 25, जो 5 के अंतराल पर जो अक्षर हैं उनका ये क्या है, एक समूह है EJOT। यहाँ पे जो E है वो 5वें नंबर पर है, J है यहाँ पे 10वें नंबर पर, O है यहाँ पे 15 पर, T है यहाँ पे 20वें पर, Y है यहाँ पे 25वें नंबर पर है। मैंने बताया था ना कि आपको ये याद कर लेना है अभी, बाकी मैं यहाँ से भी ट्रिक भी बताऊँगा। तो EJOT आपको याद रखनी है। E यहाँ पे 5वें नंबर पर, J यहाँ पे 10वें पर, O यहाँ पे 15वें पर, T यहाँ पे 20वें पर और Y यहाँ पे 25वें स्थान पर है। I नो, इस नो को हटाओ, इसे नो को ऐसे लिख लो। तो जैसे हम बोलते हैं कि आई नो ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो इसको याद रखना है कि आई नो यानी आई कौन से स्थान पर है, वो 9वें स्थान पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पेज है वो थोड़ा सा इन्हेंस नहीं हो पाया, तो इसको तो इग्नोर करना, बाकी क्वालिटी बेस्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे H है और R है, तो H को हम जैसे 8 के रूप में लिखे, जैसे इसको ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे तो 8 के रूप में दिखने लग जाता है ना। तो यहाँ पे जो 8 के रूप में दिख रहा है तो इसको 8 लिख लेंगे। और ये जो H है वो कौन से स्थान पर है, वो 8वें स्थान पर है। अब R है, R को भी ऐसे मिलाएंगे हम, तो ये भी 8 के जैसे लिखेगा, लेकिन अभी ये 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 पर तो H आ गया है। तो ये कौन से स्थान पर आएगा, ये आएगा 18वें स्थान पर आएगा। कौन से स्थान पर आएगा, ये 18वें स्थान पर आएगा। यानी जो H है वो तो आ गया यहाँ पे 8वें स्थान पर, R है वो आ गया 18वें स्थान पर। अब C की तरफ चलते हैं। देखो C है, C ऐसा है, बीच के अंदर लाइन खींचेंगे अगर हम, तो ये C है कैसे कैसे लगने लगेगा, वो 3 की तरह लगने लगेगा। उसको थोड़ा उल्टा करेंगे तो 3 नंबर पर ये है। M को हम टेढ़ा मेढ़ा करें तो ये 3 के जैसे लगता है, और 3 के क्रमांक में नेक्स्ट जो है शब्द वो कौन सा है, वो 13 है। 13 पर M 13वें पे स्थान पर आ गया है। फिर W भी 3 के जैसे लगता है, तो ये 23वें स्थान पर है। मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों आपने ये जो ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, शायद ही किसी टीचर ने बताई होगी। जो W है वो 23वें स्थान पर आ गया, तो हमें तीनों अंकों की जो पोजीशन है वो पता चल गई। C के तो 3 पर, M के यहाँ पे 13 पर और W के यहाँ पे 23 पर आ चुके हैं। सभी 3 के जैसे हैं, तो इनके जो क्रमांक वो भी 3 के जैसे रहने वाले हैं। ठीक है, अब S की तरफ चले। देखो S है ऐसा, तो S को ऐसे मिलाएंगे अपन, S को ऐसे मिलाया तो ये 9 के जैसे हो गया। अब 9 पर तो हमने देखा था कि आ गया था, तो अब 9 पर नहीं आएगा, ये आएगा 19 पर आएगा। यानी S किस पर है, S आएगा 19 पर। अब चलते हैं G पर। तो G को हम जैसे आगे देखें तो G को ऐसे करें ना हम, तो 7 जैसे आ जाती है इसमें आकृति, तो ये आ गया 7 पर। और Q पर भी ये ऐसी आकृति है, इसको ये आ गया 17 पर। यानी Q तो आ गया 17 पे और G पे आ गया यहाँ पे 7 पे। देखो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, ये मानता हूँ ट्रिक है, ऐसा सच में होता नहीं है, लेकिन देखो आप खुद देखो,
ये 7 का जैसा नहीं दिख रहा है क्या? आप खुद बताओ, ये 7 के जैसा नहीं दिख रहा है क्या? 7 के जैसा दिख रहा है तो कर लो। जी पहले आता है तो यहाँ पे 7वें नंबर पर, क्यू बाद में आता है तो ये 17वें नंबर पर, 27 में होता नहीं है। फिक्स यानी 6, सिक्स यानी एफ किस पे आता है? 6 नंबर पे आता है, डायरेक्ट इसका हो गया है। बस ऐसे करते रहो। अब यू का देखो आप, अब यू का हम देखते हैं तो यू को बनाने के लिए एक ही लाइन लगती है, जैसे एक ही लाइन में बन गया है पूरा, तो एक लाइन यानी 21 पर आ गया ये। वी को 2 लाइन लगती है, जैसे एक तो ये, फिर यहाँ पे ये दूसरी 2 गई, तो 2 लाइन लगती है यानी 22वें नंबर पर। एक्स में 4 लगती है, जैसे 1 2 3 4 लगती है 4 लाइन, तो ये 24वें नंबर पर। यानी यू तो आ गया यहाँ पे 21वें नंबर पर, वी आ गया यहाँ पे 22वें नंबर पर, और एक्स आया गया यहाँ पे 24वें नंबर पर आ गया। और डब्लू का मैंने बता ही दिया था आपको, डब्लू यहाँ पे 23वें नंबर पर है, वाई यहाँ पे 25वें नंबर पर है। इक्विटी के हिसाब से मैंने बताया था ना आपको। T20, अब T20 का सबको पता है, T20 आपने बिस्कुट भी खाए होंगे, T20 अभी IPL भी चल रहे हैं, तो T20 का तो सीधा सिंपल है कि T20 यानी 20 नंबर पर है टी के। अब के का देखते हैं हम, देखो के क्या है कि कपिल जो है, कपिल एक बदमाश लड़का है। अब कपिल बदमाश है तो कपिल को मतलब खींचना पड़ेगा, तो इसलिए बदमाश इसको खींच कर सीधा कर देते हैं। तो जैसे हम के है ये, इसको खींचेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर और खींचेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, और लास्ट में खींचेंगे तो के ऐसे हो जाएगा, यानी के जो है, के का जो स्थान है वो 11 आएगा। तो इस प्रकार हमने इसकी जो भी चीज़ें थी हमने वो सारी की सारी हमने कर ली है। इसकी जो पोजीशन वगैरह है, कर्म जो शब्द हैं उनका अल्फ़ाबेट का जो स्थान है वो हमने सारा का सारा कर लिया है। अब इसकी जो टाइप हैं, जो भी कोडिंग डिकोडिंग की जो टाइप बनती है वो बता देता हूँ आपको। मैं सारी रीजनिंग करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया हूँ। मैं आपको मैक्सिमम जो एफर्ट है मेरे वो लगाऊंगा, और आपके जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही कराने की कोशिश रहेगी मेरी। तो रियल नंबर के साथ हम देखें, रियल नंबर जैसे आर है, आर का रियल नंबर क्या है? 18 है, तो इसके साथ +1 +2 +3 +4 हो सकता है। यानी आर का जो चेंज आएगा नेक्स्ट वो कैसे आ सकता है? वो आर का यहाँ पे एस से आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो रियल नंबर के साथ जो +1 +2 +4 का हो सकता है, -2 -3 -4 के साथ भी हो सकता है, ×1 ×2 ×3 ×4 यानी भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, इस प्रकार से भी हो सकता है रियल नंबर के साथ, ठीक है। अब रियल नंबर के साथ और क्या हो सकता है? तो रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो 18 है, इस 18 को यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। इस जो 12 है इसको यहाँ पर आ गया, रियल नंबर ही है इसका, एल का रियल नंबर 12 है, बस इसको क्रॉस पैटर्न में डाल दिया है। ए है, ए को यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में यहाँ पे डाल दिया, 21 को थोड़ा सा इस तरफ डाल दिया क्रॉस पैटर्न में, और 8 को क्रॉस पैटर्न में नीचे डाल दिया। यानी रियल नंबर ही है, बस इसको क्रॉस पैटर्न किया है। तो रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, यह भी एक इस प्रकार का भी कोडिंग होती है। और देखिए रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर या क्यूब भी कर सकते हैं। जैसे ए बी और सी है, तो इनका रियल नंबर के साथ स्क्वायर क्यूब कैसे कर सकते हैं? जैसे 1 का 1 आ गया, 2 का 2 दूनी 8 आ गया, 3 का 3 3 तो 27 आ गया। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये भी बन सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि रियल नंबर के साथ स्क्वायर या उनका क्यूब भी कर सकते हैं। दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की जो संख्या है उसके साथ +1 +3 +2 ऐसे कर सकते हैं, -2 -1 -3 भी कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ABC है, जैसे यहाँ पे नीचे देख लेते हैं ना, तथा अक्षरों की संख्या के साथ साथ गुणा उनके अक्षरों की संख्या का जो वर्ग है घन है वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे राकेश है, अब राकेश में अक्षरों की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें 1 जोड़ के यहाँ पे 7 कर दिए। रोहित है, अब रोहित में कैसे आएगा आंसर? 1 2 3 4 5 इसमें है, 5 में 1 जोड़ के यहाँ पे 6 इसका राइट आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे है, इसमें 6 था, 6 को 2 से गुणा करके यहाँ पे 12 आ गया। रोहित है 5 है, उसको 2 से गुणा करके 10 आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ है, जो इसके जो नंबर्स हैं, लेटर नंबर, जैसे कितने लेटर इसके अंदर, इसमें 6 लेटर हैं तो उसमें 2 का गुणा कर दिया। तो ये एक क्या है, टाइप है। अब राकेश है, इसको क्या किया कि इसके अक्षरों की जो संख्या है, जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, 36 आ गया। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आएगा, यानी अक्षरों की जो संख्या है उसका वर्ग। नेक्स्ट है रियल नंबर के साथ जो डिजिट सम है वो आएगा। रियल नंबर का डिजिट सम यानी जो सभी के अंक हैं उनका योग, ठीक है। रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस ऐसे वाला जो डिजिट सम है, डिजिट सम वो भी हो सकता है। रियल यानी वास्तविक जो योग है, जैसे राम है, राम का वास्तविक योग यानी 18 1 13 इस प्रकार भी आ सकता है।
रियल सम के साथ +1 +2 +3 +3 +4 ऐसे कर कर आके -1 -2 -3 -4 वैसे भी कर सकते हैं। रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वोवल्स या नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। जैसे राहुल है, राहुल के अंदर क्या हुआ कि इसके जो अक्षर हैं, इसका अक्षरों का जो रियल सम है वो कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया 60। लेकिन इसमें दो जोड़ के यहाँ पे दो कौन से, इसके अंदर दो स्वर हैं, एक तो ए है एक यू है, तो इन वोवल्स के लिए भी यहाँ पे दो जोड़ के जो स्वर हैं उनको भी जोड़ के यहाँ पे दो जोड़ के यहाँ पे कितने कर दिया है, यहाँ पे 62 कर दिया है हमारे पास। ए और यू को जोड़ दिया हमने तो वो कितना है, 2 है, तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 62 आ चुका है। तो ऐसे हम और भी कर सकते हैं सारे के सारे। रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर्स का गुणा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वोवल्स का गुणा या कॉन्स्टेंट का भी गुणा हम कर सकते हैं। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न अपोजिट के साथ भी रहेगा, जैसे कि राम है, राम इसका अपोजिट, राम का अपोजिट क्या आएगा, राम का इंडिया है तो 9 आएगा, आज़ाद का 26 आएगा, एम का यहाँ पे 14 आएगा, दूसरा हो गया। तो उसके साथ यहाँ पे सेम पैटर्न के साथ जितने भी आपके चलते हैं सारे के सारे यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे +1 +2 +3 गुणा भाग सब कुछ यहाँ पे चल सकता है अपोजिट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ हमारी जो लास्ट शायद से लास्ट आने वाली है, ये रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर्स का भाग दे लो, या अपोजिट सम के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स का भाग दे लो, या रियल सम के अंदर नंबर ऑफ वोवल्स का या कांस्टेंट का भाग दे लो, या अपोजिट सम के अंदर नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट या नंबर ऑफ लेटर्स किसी का भी भाग दे लो। इस प्रकार से भी ये बनते हैं, तो आपको ये भी देख लेना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम कैसा आप कैसे देखेंगे, जैसे ये है। अगर हमें अवरोही क्रम में देखना है तो सबसे पहले बड़ा, जो सबसे बड़ा अक्षर है वो देखेंगे, तो सबसे बड़ा है एस एन, जो 19वें नंबर पर है वो आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। आरोही में क्या होगा कि जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, तो छोटा ए ई एच के आर एस, इस प्रकार आरोही में हो सकता है। और एक जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, लास्ट जो टाइप है वो आता है चाइनीज़ भाषा का। चाइनीज़ भाषा, जैसे चाइनीज़ भाषा के क्वेश्चन अभी रेलवे में बहुत कुछ आए थे, जैसे यहाँ पे राम इज़ गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा टू लू फू, ठीक है। यहाँ पे आएगा गुड इज शाम। मुझे पता है कि मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, मैं व्याकरण के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, दस डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा टू मोगा फू, ऐसे मान लो। तो इस प्रकार आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे इससे चाइनीज़ भाषा में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लोक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, तो उसको करते। क्लोक में क्या होता है क्लोक में सिंपल सा फंडा है, सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से फॉर्मूले होते हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। आराम से उन्हीं को करके जाओगे तो आपका जो क्लोक है उसकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि इस समय से लेके इस समय के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है, किस समय विपरीत है, यानी किस समय, इस समय से लेके इस समय के मध्य जो घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं वो अतिव्यापित हुई थी या दोनों विपरीत थी या 180 डिग्री पर थी। वो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो मैं करा दूंगा आपको। देखो घंटे की सुई के बारे में पहले देखते हैं। एक घंटे में कितने कोण, कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो एक जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे के अंदर कितना, 360। तो एक घंटे में डायरेक्ट हम देखेंगे तो 12×12 यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है एक घंटे के अंदर, घंटे की सुई, सही है। अब हम देखिए कि यार एक घंटे के अंदर 360 डिग्री का यानी 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो मिनट की जो सुई है वो कितना बनाएगी। देखो मिनट की जो सुई है वो क्या करती है कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट के अंदर मिनट की जो सुई है एक मिनट के अंदर वो बनाएगी 360 बटा यहाँ पे कितना 60 का भाग देंगे यानी 6 डिग्री का कोण बना देगी। लेकिन इसमें जो चीज़ थी वो यहाँ पे ये नहीं थी, यहाँ पे जो अलग जो चीज़ थी वो ये थी कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण तो इसने बना दिया, वो तो सही है। लेकिन अब ये पूछेंगे कि एक मिनट के अंदर जो घंटे की सुई है वो कितना कोण बनाएगी। तो जो घंटे की जो सुई है वो क्या करती है कि 12 आवर के अंदर 360 डिग्री का बनाती है, यानी 12 को हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक आवर के अंदर कितना मिनट होती है, वो होती है 60 मिनट। तो वो कब बनाएगी, एक मिनट में 12 जो घंटे की सुई वो कितना बनाएगी। तो यहाँ पे 60 गुना इसका 12 का भाग हमें देना पड़ेगा, 6 से हमने भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 6, यानी ये क्या करेगी, जो घंटे की सुई है वो एक मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी।
अब देखिए हम सेकंड की सुई का कोण देखें हम, तो जो सेकंड की सुई है वो क्या करती है, सेकंड वाली सुई है वो 360 डिग्री कोण बनाती है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट यानी सेकंड की जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, यानी 60 सेकंड में तो वो बनाती है 360 डिग्री का कोण, क्योंकि एक जो सेकंड की सुई है वो पूरा चक्कर काटती है कितना, 60 सेकंड में, और 60 सेकंड में पूरा गोल गोल चक्कर काट लेगी, यानी 360 डिग्री का बना लेगी। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी ये, तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो क्वेश्चन है ये अभी तक हो चुके हैं ये तो। अब आता है कोण निकालने वाला क्वेश्चन, जो मैं फॉर्मूले पर हाईलाइट कर दूँ उनको अच्छे से याद करके जाना। कोण निकालने वाला जो फॉर्मूला है ये देख लो, 6 गुणा बजे 11 गुणा मिनट बटे 2 का भाग देना है आपको। जैसे 12:15 पर कोण कितना बनेगा, 60 को हमें बजे से गुणा करना है, बजे कौन सा है, यानी 12:15 हो रही है, यानी बजे को गुणा करना है 60 से, और 11 को करना है हमें मिनट से। तो जैसे हमने किया तो 60 को हमने 12 से गुणा किया और मिनट को हमने यहाँ पे 11 से गुणा किया, लास्ट में आ गया 555, उसमें 2 का भाग दे दो, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रतिबिंब समय, तो हमें प्रतिबिंब समय अगर कोई सा भी प्रतिबिंब समय निकालना है तो 11:60 में से उसे घटा दो। जैसे बोलेगा कि जो 3 बजा है, तीन के विपरीत या 3 का जो प्रतिबिंब समय है वो कितना आएगा, तो आपको 11 में से घटा देना है, 11:60 में से घटा देना है यहाँ पे। जैसे हमने घटाया यहाँ पे आ गया 60 आ गया, 11 में से 3 गया तो कितना आ गया यहाँ पे, 11 में से तो 11, 1 और 2 यानी 8:60। 8:60 कितनी होती है, वो होती है 9 बजे, यानी 9 बजे ये क्या होगा, 3 बजे का जो जल प्रतिबिंब है या जो प्रतिबिंब है वो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी अगर इस मान लो ये आकृति है, अगर 3 बजा रही है, इसके अगर हम प्रतिबिंब लगा दें तो ये कितना बजाएगी, ये बजाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 9 बजाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 3 आता है, समझ गई। सेम यहाँ पे जल प्रतिबिंब है, यहाँ पे एक घड़ी है और एक यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाने के बाद ये जो जल प्रतिबिंब है, ये घड़ी है, तब कितना समय बताएगी, तो 18:30 में से घटा देना है आपको, जल प्रतिबिंब आपका आ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट है अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है कि एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाना। जैसे 12 बजे बिल्कुल 12 पिक्स बजते हैं, तब मिनट की सुई पर जो घड़ी की सुई है, मिनट की सुई पर जो घंटे की सुई है वो अतिव्यापित हो जाती है, यानी उसके ऊपर आ जाती है। तो उस टाइम पे उनके बीच में जो कोण है वो कितना होता है कि या तो 360 डिग्री में पूरा घूम के ये वो, या फिर घूम ही नहीं वो वहीं पर है, तो 360 डिग्री या 0 डिग्री होती है, तब होता है अतिव्यापन, या एक तरह से पूरा अतिव्यापन हो जाता है। तो ये 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो ये 12 घंटे में 11 बार होती है। 24 घंटे में ऐसी जो स्थिति है वो 22 बार बनती है। 11 से लेकर 1 के मध्य सिर्फ 12 बजे ही एक बार होती है, यानी 11 से लेकर 1 बजे के मध्य सिर्फ 12 बजे ही अतिव्यापित करती है, बाकी हर घंटे ये अतिव्यापित करती है, सिर्फ 11 से लेके 1 बजे के मध्य नहीं कर पाती है। इसीलिए 12 घंटे में सिर्फ 11 बार अतिव्यापित करती है, और 24 घंटे में कितने बार, 22 बार। तो आपके पास ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि जो मिनट की सुई है या घंटे की जो सुइयाँ हैं आपस में अतिव्यापित कितनी बार होती है, 12 घंटे में या 24 घंटे में, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको वो भी कर लेने हैं। अगर समय से निकालना हो, जैसे आपको बोल देगा कि 2 बजे से लेके 3 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ कब अतिव्यापित होती हैं, तो उस टाइम पे समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, वह रहने वाला है, यह फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है। यानी बजे, अब बजे कौन से हैं, बजे आएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग वाले, यानी 2 बजे से 3 बजे, तो 2 बजे आएंगे, तो इसको 2 को तो ऐसे रख लेना है, 60/11 गुणा समय। अब समय कौन सा आएगा, यही तो दिक्कत रहती है कि यार ये तो सही है, ये तो हमने लगा लिया कि अब अगले वाला समय आएगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे वही समय आएगा जो हमने अभी तक बात की थी, यानी 6×2 = 120/11, 11 एकम 11, एक यहाँ पर आ गया है, यानी 11 पे यहाँ पे हम लगाएंगे 0, 9/11, यानी 2:10 से ही 9/11 मिनट पर ये दोनों से सुइयाँ हैं वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी बिल्कुल अतिव्यापित, एक जगह पर होगी, वो फिक्स जगह पर होगी, ठीक है। तो इस टाइम पे होगी बिल्कुल। अब हम आगे देखें यहाँ पे, तो अगर विपरीत दिशाओं में अगर हो, जो विपरीत दिशाओं में किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिनट की सुई और जो आपकी घंटे की हावर की जो सुई होती है वो विपरीत दिशा में हो, यानी 180 डिग्री का अगर कोण बना रही है तो वो कितनी बार होती है ऐसी स्थितियाँ, तो ऐसी स्थिति 12 हावर में होती है 11 बार,
और 24 आवर में होती है ऐसी 22 बार। कब नहीं होती? तो 5 से लेकर 7 बजे के मध्य सिर्फ एक बार होती है। होनी तो चाहिए 2 बार, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन इस टाइम पे 5 से लेकर 7 बजे तक सिर्फ एक बार होती है। वो कब होती है? वो आप 6 बजे होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। अब यह है समय निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें समय निकालना हो, आपको दे दे कि 3 बजे से लेके 4 बजे के मध्य घड़ी की जो सुई है वो कब 180 डिग्री का कोण बनाती है, कब जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो विपरीत दिशा में होती है। तो हमें जब समय निकालना है तो जो फॉर्मूला है ये लगाना है हमें। यहाँ पे समय ±6 है। प्लस कब आएगा? तो प्लस जब आएगा जब समय 6 से कम हो, यानी जब 3 से 4 समय है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। और अगर समय 6 से बड़ा होता, जैसे कि 8 बजे होता, 8 से 9 बजे के मध्य, तब उस स्थिति के अंदर माइनस आता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले हम लगाए जैसे अभी, तो बजे हैं 3 बजे। ठीक है, 60/11। फिर समय कौन सा है? 3 बज रहे हैं, 3। अब लगाएंगे हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि 6 से कम है तो प्लस लगाएंगे। 3 + 6 हो गया है 60 × 9/11। ये जो समय निकल के आएगा ये वो समय है जब जो घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं वो विपरीत दिशाओं में होगी या फिर 180 डिग्री के कोण पर होगी। नेक्स्ट है लंबवत। अब लंबवत के अंदर क्या आएगा? देखो, लंबवत में भी सेम वही है। जब घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, जैसे कि 12:15 पर ऐसे। ये जो कोण है आपका ये कितना है? वो 90 डिग्री का है। ऐसे ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ये ऐसी स्थितियाँ कितनी बार बनती है? तो 12 आवर में बनती है 22 बार, और 24 आवर में बनती है 44 बार। 2 व 3 और 3 से 4 इसके मध्य सिर्फ, और एक बार देख लो, 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10 के बीच 4 की जगह 3 बार ही कोण बनता है। यानी हर एक हावर के अंदर 4 बार बनता है 90 डिग्री का कोण। कैसे बनता है आपको पता है? हर जो एक हावर उसमें 2 बार बनता है। एक तो जैसे 12:15 बजे और एक फिर 1:45 बजे। ठीक है, तो इसे 2 बार बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 की जगह 3 बार ही समकोण बनता है इस टाइम के पीरियड में। इस वजह से 24 आवर में लंबवत जो स्थितियाँ है टोटल 44 होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। अब समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि बजे कर 60/11, समय ±3 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेनी है आपको, क्योंकि एक हावर के अंदर 2 बार समकोण बनता है ना, तो 2 समय आएगी। तो आपको दोनों की दोनों लगा के चलना है। यहाँ पे प्लस भी लगाना है, माइनस भी लगाना है, क्योंकि सुइयाँ हैं 2 बार समकोण बनाती है, तो इसका ध्यान रखना आप। बाकी नेक्स्ट है, जब घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं आपस में स्थान अदल बदल कर ले। जैसे कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि राम सुबह गया, घड़ी के अंदर जो समय था वो देख के चला गया। शाम को जब आया वो, तो उस टाइम पे जो दोनों घड़ियाँ हैं उन्होंने अपना स्थान बदल लिया था। तो सुबह किस टाइम पे गया था, शाम को मान लो किस टाइम पे आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जाने का अगर समय हमें निकालना है तो 60/11, लौटने वाला बाद वाला जो समय है उससे गुणा कर देना है। और आने वाला अगर समय हमें निकालना है तो 60/11 जाने वाले समय का जो बाद वाला समय है जाने वाले का, वो समय का निकाल लेना है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 6 से 7 बजे के मध्य गया था। ठीक है, और आने वाला समय पूछ रहा है फिर। तो आने वाला अगर समय पूछेगा हमें तो जाने वाला जो बाद वाला समय जैसे 7 है तो यहाँ पे 7 को लगा देना है। तो इसका जो घड़ी जो अपने स्थितियाँ चेंज करती है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1 घंटी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, अर्थात जो 11 अंतराल है उसमें 33 सेकंड का समय लेती है। आपको डायरेक्टली बताएगा कि जैसे मान लो 12 बार बजती है, 12 बार बजने के अंदर 33 सेकंड का समय लेती है। आप सोचोगे कि एक बार बजने में कितना समय लेगी, 33/12 कर दोगे आप, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो स्टार्टिंग में बजती है जब तो ऐसे बज जाती है, बज के फिर अंतराल लेती है, फिर अंतराल लेके फिर बजती है, फिर अंतराल लेती है, फिर बजती है, फिर अंतराल लेती है, फिर बजती है। तो अब देख लो, आप खुद देख लो, इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बज गई है और अंतराल ले रही है 3 बजे का। समझ रहे हो? तो इसमें अंतराल का ध्यान रखना है आपको, अंतराल का भाग देना है समय के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक अंतराल का समय हम निकाल लिया है 3 सेकंड, तो 9 बार बजने में कितना अंतराल लगा? 8 अंतराल।
3 सेकंड यानी 9 बार बजने में इसको 24 सेकंड लगी है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ये आप डायरेक्शन देख सकते हो कि जैसे हमारा घड़ी है ये 12 है उत्तर की दिशा में होता है, ये 3 पूर्व की दिशा में, 9 पश्चिम, आपके जो 6 है दक्षिण में होता है, ये यहाँ पे दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सारे के सारे आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कैलेंडर। देखो हमने लगभग से 4-5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो क्या नाम है रीजनिंग का जो है कोडिंग डिकोडिंग हमने कर लिया, इसके अलावा हमने डाइस कर लिया, इसके अलावा मैंने क्लॉक कर लिया, क्यूब कर लिया, कितने सारे 4-5 टॉपिक तो हमने कर लिए। कैलेंडर टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस दिन को कौन सा वार था सप्ताह का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे बताऊंगा मैं। तो लीप वर्ष, देखो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मल वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 होते हैं। तो नॉर्मल में कितने होंगे? नॉर्मल में होंगे 365 दिन होंगे, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 डेज होते हैं, इस हिसाब से होते हैं। तो लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है, याद रखना है कि 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है, क्योंकि इसी में 366 दिन आता है, एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन एक्स्ट्रा 29 फरवरी आती है वो। तो लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है, और जो नॉर्मल वर्ष होता है उसमें 29 फरवरी नहीं आती है। नेक्स्ट है लीप शताब्दी। जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग चला जाता है, जैसे 1600 है, जैसे 2000 है, ये क्या है? लीप शताब्दी है। तो जिन शताब्दियों में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उनको लीप शताब्दी बोलते हैं। सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन है और जो अंतिम दिन है वो समान रहता है। जैसे अगर 1 जनवरी, सामान्य वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, सामान्य वर्ष कौन से होते हैं? जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही रहेगा। लेकिन अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी की तरफ हम चले तब जाके मंगलवार हो जाएगा, नहीं 1 दिन बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ेगा, वो तो बात सही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो प्रथम दिन होता है वो, जो अंतिम दिन होता है वो, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, समान वर्ष के अंदर। हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वो सोमवार है, तो इसी का अंतिम दिन क्या होगा? वो मंगलवार होगा, क्योंकि इसके अंदर एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा? 29 फरवरी वाला। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष के अंदर तो प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, नहीं एक दिन बढ़ के आएगा, +1, क्योंकि इसके अंदर जो 29 फरवरी है वो आ जाती है, इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि महीनों के अंदर अतिरिक्त या विषम दिन होते हैं वो, तो इनको याद करके चलना, क्योंकि ये आपके लिए किसी भी दिन का वार निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 30 जनवरी है, उसके अंदर जो ओड डेज हैं, अतिरिक्त दिन है, वो कैसे हैं? देखो जनवरी में आते हैं 21 दिन, ठीक है, आपको 31 दिन आते हैं, इसमें 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, 4 बार तो बिल्कुल सही लेके चले गया, बचे कितने दिन? 28 से 29, 30, 31, 3 दिन विषम बचे, तो विषम ही इसके जो है विषम दिन यहाँ पे आ चुके हैं। फरवरी में सामान्य वर्ष में तो 0 होते हैं, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाते हैं, लेकिन जब 29 आती है यानी फरवरी लीप वर्ष आता है तब एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इस हिसाब से सारे के सारे जो लीप वर्ष में जो है विषम दिन वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं, और यही आपके ऐसे मान लो अभी वार निकालने के लिए फॉर्मूले में काम आएगी, तो इसको याद रख के चलना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी से n सप्ताह बड़ा हो या छोटा हो तो उनका जो जन्म वार है वो समान रहेगा। जिससे मैं बोल दूं कि राम श्याम से 5 सप्ताह छोटा है, तो 5 सप्ताह छोटा है मतलब कि दिन, और दिन तो बताया नहीं उन्होंने, 5 सप्ताह छोटा बताया, तो सेम ही सप्ताह पर सेम ही दिन पे हुआ होगा तभी 5 सप्ताह छोटा है वो। तो सेम अगर वो n सप्ताह बड़ा है n सप्ताह छोटा है तो उनका जो जन्मवार है, जैसे अगर ये रविवार को हुआ था तो जो शाम है वो भी रविवार को ही हुआ होगा, क्योंकि n सप्ताह छोटा है, वो 5 सप्ताह छोटा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये देख लो। देखो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी इस फॉर्मूले से आप अगर करोगे तो यहाँ पे है पहले गत वर्ष, फिर भागफल, फिर कोड, फिर दिन, फिर बटे में 7, इस प्रकार से फॉर्मूला है। अब इसमें गत वर्ष क्या होते हैं वो बता देता हूँ आपको। तो गत वर्ष वो होते हैं दिए गए समय से पहले के वर्ष, जैसे दे दिया आपको 2022 दे दिया, 2000 अगर 22 दे दिया तो इस 22 से 1 वर्ष पहले यानी 21, जो 21 है वो है यहाँ पे गत वर्ष, ठीक है। भागफल की बात करें तो गत वर्ष में 4 का भाग देने पर जो भागफल आता है वो, जैसे गत वर्ष आ गए 21,
तो इसमें देंगे हम 4 का भाग। इसमें 4 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो आएगा, इसका क्या आएगा, भागफल आएगा। कोड की बात करें तो कोड देख लो आप, 1600 से लेके 1700 तक 0 कोड आएगा, 1700 से लेके 1800 तक 5 आएगा, 1800 नहीं है, 1801 है, ऐसा मान लो आप, क्योंकि 1800 दो बार थोड़ी ना आएगा। 1901 है, 2001 है, ये 2101 है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो, 1801 से लेके 1900 तक 3 0 1 फिर 0 फिर 5, यानी 0531 0531 ऐसे चलते रहते हैं। तो 0 कहाँ पे आएगा, वो आएगा 1600 पर, 1600 पर आएगा 0, 2000 पे आएगा 0, 2000 पे आएगा 1, सॉरी 2000 पे आ गया 1 आ गया, ऐसे चलना है हमें। अब आगे चले हम, अब बात करें दिन और महाकोड की। तो महाकोड और दिन लगा देना है अगर दिन हो तो, अगर दिन नहीं है तो महाकोड लगा देना है। अब आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे है 14 मार्च 2025 को कौन सा वार था, ठीक है। तो 2025 है, तो पहले तो ये देखो इसके गत वर्ष कितने हो जाएंगे, वो जाएंगे 24, ठीक है। अब गत वर्ष में 24 में 7 का भाग देना है हमें। जैसे मैंने भाग दिया, 7 का देना है, 4 का देना है, एक बार देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको, हाँ, गत वर्ष में 4 का भाग देना है, 24 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे भागफल आएगा 6। तो हमारे पास गत वर्ष आ गया है, भागफल भी आ गया है। अब कोड दिन लगाना है। तो 2001 से लेके 2100 होता है 2100 तक जो कोड है वो 0 है, तो आपको 0 कोड लगाना है। मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे देख लो, 2001 से लेके 2100 तक जो कोड है वो 0 है, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास एक कोड भी आ गया है। अब करते हैं दिन की बात। तो दिन देखो हमारे पास इसमें क्या है, 14 मार्च है, 14 मार्च है, तो जनवरी का कोड तो क्या आएगा, 3 आएगा। जो 3 और डेज हैं, क्योंकि जब तक कंप्लीट ना हो जाए वो दिन, तब तक आपको कोड लगाते रहना है। फिर फरवरी का आएगा 0, क्योंकि ये सिंपल ईयर है। 2025 है जो सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे आएगा 0। अब मार्च का कितना आया, यहाँ पे 14 दिन है, तो 14 मार्च तक का 14 ही, तो ये दिन का कोड भी आ चुका है। और नीचे क्या है, 7 है ही। तो इन सबको इस फॉर्मूले में लगा देंगे, जैसे 24 6 0 3 0 14 लगा के 7 का भाग दे दिया हमने, 47/5, और 5 यहाँ पे आ गया है शेषफल। जैसे इसमें 7 में इसका भाग दिया तो 5 शेषफल आया, और 5 शेषफल का मतलब है शुक्रवार। और शुक्रवार कैसे, अगर 1 शेषफल आता तब आपके आता है यहाँ पे सोमवार, अगर 2 शेषफल आते तब आता मंगलवार, 3 शेषफल बुधवार, 4 5 6 और 7 या 0 शेषफल आता तब आपका हो जाता रविवार। तो इस हिसाब से आप जो आपका जो साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, उसका जो वार है किसी भी डे का वो निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको सारा का सारा ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं समान महीने। देखो साल के अंदर समान महीने, कौन कौन से महीने समान होते हैं, तो ये कोड देख लो, 144 025 036 और 146। एक कोड याद करके रखना यहाँ पे। इसमें क्या है, इस कोड का मतलब ये है कि ये 4 है और ये 4 है ना, दोनों में समान कोड है, तो ये दोनों जो मंथ है, ये दोनों का जो कैलेंडर है वो सेम रहने वाला है। जैसे ये क्या है, 3 है, ये 1 है, और आगे यहाँ पे भी 1 है, जनवरी भी 1 है। तो इन दोनों का जो कोड है, ये इन दोनों का जो कैलेंडर है वो क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। सितंबर का और दिसंबर का कोड सेम है, तो इनका जो क्या है, जो कैलेंडर वो भी सेम रहने वाला है। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 है, और फिर अगस्त का कोड भी 3 है। तो लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का जो कैलेंडर है वो सेम रहने वाला है मंथ का। तो इस हिसाब को ये आपको ये भी याद रखना है। इसको सिंपल ट्रिक इसके क्या है, यहाँ पे सिंपल सा है, 144 है पहले तो, यानी 144 यानी 12 का स्क्वायर है, फिर है 025 यानी 5 का स्क्वायर है, फिर है 036 यानी 6 का स्क्वायर है, और फिर है 146, ठीक है, यानी 144 के अंदर हमने 2 जोड़ दिया है। तो इस हिसाब से आपको याद करके रखना है। और फरवरी यानी लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जो फरवरी का जो कोड आएगा वो 3 आएगा, आपको बस इसे एक्स्ट्रा याद करके रखना है। बाकी समान महीने का जो कैलेंडर है वो समझ में आपको आ जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चले, जिन माह का जो कोड समान है उनके कैलेंडर भी समान होंगे।
अब सदियों की बात करें तो 20वीं सदी कौन सी आएगी, 1901 से लेकर 2000 तक की जो समय है वो 20वीं सदी है। 21वीं सदी की बात करें तो 2001 से लेके 2100 तक कौन सी सदी है, 21वीं सदी है। ठीक है, वर्तमान में जो सदी चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है। अब देखिए किसी सप्ताह का जो प्रथम वार है वो सोमवार होगा। 1 जनवरी 1 एडी, यानी जब स्टार्ट हुआ था कैलेंडर का तब 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा वार था, तब सोमवार था। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं, वो 24 आते हैं, और सामान्य वर्ष कितने आते हैं, वो 76 आते हैं। 400 वर्षों में लीप वर्ष की बात करें तो 24 के हिसाब से 400 साल में तो ये तो आएंगी, लेकिन एक और वर्ष आएगा, वो कौन सा आएगा, वो आएगा 400, क्योंकि 400 भी तो एक लीप शताब्दी है ना, तो लीप शताब्दी है एक लीप वर्ष भी है। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 97, यहाँ पे 400 वर्षों में लीप वर्ष आएंगे, लगातार की बात हो रही है। सामान्य वर्षों की बात करें तो सामान्य वर्ष 303 रहेंगे, क्योंकि 400 भी एक लीप वर्ष है, 400 है जो भी एक लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष ही एक लीप शताब्दी भी, एक लीप शताब्दी ही एक लीप वर्ष भी होता है। अब है समान कैलेंडर अगर वर्ष आ जाए तब, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे वर्ष है तो 4 का भाग देना डायरेक्ट है, आपको 4 का भाग देना है, कोई भी वर्ष हो उसमें 4 का भाग दे दोगे। अगर 1 से आए तब तो उसके अंदर प्लस के 6 जोड़ देने हैं। समान कैलेंडर वर्ष पूछ रहा है, जैसे ऐसे बोल देगा कि 2022 है उसका कैलेंडर, समान कैलेंडर कब कौन से वर्ष में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है। तो वर्ष के अंदर 4 का भाग दे देना है, जैसे 22 उसके अंदर 4 का भाग दे देना है, जो भी आए। जैसे इसमें 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 2 से आए तो 2 से का यहाँ पे क्या दे रखा है, 11 वर्ष बाद, यानी 2022 में 11 जोड़ेंगे तो 2032 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा है। 1 से आ जाए, अगर 1 से आ जाए, जैसे अगर 2021 में दे देता है यहाँ पे तो 1 से आता, तब उसमें क्या होगा कि 6 जोड़ना है। 6 कब जोड़ना है, जब शताब्दी चेंज ना हो, तो यहाँ पे शताब्दी चेंज हो ही नहीं रही है, तो आपको 2021 में कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, यानी 2021 वाला जो कैलेंडर है 2027 में जाके रिपीट होने वाला है। ठीक है, और अगर शताब्दी चेंज हो जाए, शताब्दी कैसे, जैसे 1998 मान लो, 1998 मान लो, यहाँ पे अगर 1998 है, 1998 में जैसे हमने 4 का भाग दिया, इसमें 4 दूनी 8, 4 का 16, 2 से बच रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1997 मान लो। आगे एग्जाम्पल के साथ मैं आगे बता दूंगा, आप थोड़ा देख लो, वेट करो आप। जैसे 2 3 का सेस्पल का बता दिया, 4 जोड़ देना है हमें। 0 सेस्पल आए तो 28 वर्ष बाद, या अगर शताब्दी बदल जाए तो 40 वर्ष बाद वो रिपीट होगा। जैसे 1897 का समान कैलेंडर वर्ष कब आएगा, तो इसमें 4 का भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 1 सेस्पल आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 12 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है 12, 6 क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि शताब्दी वर्ष बदल गई है। जैसे आप इसमें 12 जोड़ोगे तो शताब्दी वर्ष 1800 से बदल के 1900 पहुँच गई है, तो उसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जैसे 12 जोड़े तो 1998 का जो कोड है या जो कैलेंडर है वो 1909 में जाकर रिपीट होने वाला है, क्योंकि 1909 लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इसलिए इसके अंदर 12 हमने जोड़ दिया है। लेकिन 1998 के समान हमें कैलेंडर निकालना है, इसमें भी 1 से आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शताब्दी तो बदल गई है, लेकिन जो 2 जा रहा है वो शताब्दी 400 का पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो इसके अंदर 6 ही जुड़ेगा। अगर शताब्दी बदल जाए उसके बाद भी अगर वो शताब्दी बदली है, नई शताब्दी है, वो अगर लीप शताब्दी है तो उसमें 6 जुड़ेंगे, उसमें 12 नहीं जुड़ने वाले हैं, समझ गए। तो इसके अंदर 6 जोड़ेंगे तो 2003 में जाके ये जो कैलेंडर है वो रिपीट होने वाला है, यानी 1997 के बाद ये रिपीट होगा, कब, 2003 में होगा। तो इस हिसाब से हमारा कैलेंडर भी हो चुका है। अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। देखो वेन डायग्राम में मैं आपको हर एक प्रकार का जो वेन डायग्राम बनते हैं सारे के सारे बताने वाला हूँ। जैसे ये वेन डायग्राम है, ऐसे अंदर के अंदर कर ले तो भोजन, गाजर और सब्जी। अब भोजन है वो भोजन है बाहर वाला, उसके बाद आएगा सब्जी ये वाला, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो भोजन में आती है, और जो गाजर है वो गाजर की आती है, सब्जी में आती है। तो एक प्रकार तो ये। दूसरा है पैराग्राफ, वाक्य और शब्द। पैराग्राफ से बाहर आएगा, फिर आएगा वाक्य, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ही वाक्य आता है और वाक्य के अंदर आता है शब्द। तो इस हिसाब से आपका तीसरा भी हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट वाला, डायमंड की अंगूठी है वो, अंगूठी और गहने। तो सबसे पहले तो बाहर की तरफ आएगा गहने, गहनों के अंदर आएगी अंगूठियाँ, और अंगूठियों के अंदर आएगी डायमंड की अंगूठी। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसको आप समझ लिए होंगे। सारा का सारा ये इस प्रकार से वेन डायग्राम बनते हैं, इस प्रकार के, तो जिसमें तीनों अंतर है निहित हो, यानी जो भोजन है
वो जो सब्जी है वो भोजन के अंदर है, और जो गाजर है वो सब्जी के अंदर है। नेक्स्ट की बात करें तो तीनों अलग अलग हो, जैसे शुतुरमुर्ग, चमगादड़ और कौवा तीनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ पे पक्षी आ जाता तो पक्षी के अंदर होते ये, लेकिन इस हिसाब से देखें तो तीनों अलग अलग हैं। शुतुरमुर्ग अलग पक्षी है, चमगादड़ अलग है और कौवा अलग है। लोहे की बात करें तो लोहा, तांबा और पीतल तीनों की तीनों अलग चीज़ें हैं। लोहा अलग है, तांबा अलग चीज़ है और पीतल अलग चीज़ है, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस, महिला और डॉक्टर। तो यहाँ पे जो महिला है, जैसे महिला है वो महिला आएगी बीच में। वो महिलाएं, कुछ महिला डॉक्टर बन सकती है, कुछ महिला डॉक्टर नहीं बनती है। कुछ महिलाएं पुलिस बनती है, कुछ महिलाएं पुलिस नहीं बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ का संबंध आएगा। जैसे कुत्ता है, पालतू है और बिल्ली है, तो पालतू आएगा बीच में। तो कुछ कुत्ते होते हैं वो पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियाँ भी पालतू होती हैं, लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं होती है कभी भी, क्योंकि कुत्ता अलग चीज़ है, बिल्ली अलग है। तो कुत्ता बिल्ली दोनों टच नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो सरीसृप, सांप और छिपकली। तो सरीसृप आएगा बाहर की तरफ, और सरीसृप के अंदर आएगा सांप, और सांप के साइड में आएगी यहाँ पे छिपकली, क्योंकि छिपकली और जो सांप है वो दोनों अलग अलग हैं, और जो सरीसृप है वो दोनों सरीसृप के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा है फूल, आपका फूल आ गया कमल का और गुलाब का, तो फूल आएगा बाहर, क्योंकि कमल का फूल और जो गुलाब का फूल है जो आते तो फूल के अंदर है, लेकिन दोनों अलग अलग फूल हैं। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो स्तनधारी, कुत्ता और बिल्ली। तो स्तनधारी के अंदर ही आते हैं, आपका कुत्ता भी स्तनधारी है और जो बिल्ली है वो भी एक स्तनधारी है। तो ये दोनों के दोनों आएंगे इसमें स्तनधारी के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर है पक्षी, कुत्ता और चमगादड़। पक्षी, कुत्ता और चमगादड़। यहाँ पर हम देखें जो पक्षी है, जो चमगादड़ है वो पक्षियों के अंदर आती है, लेकिन जो कुत्ता है वो कुत्ता क्या है वो अलग है, वो एक जानवर है वो अलग है। स्तनधारी, चमगादड़ और कौवा, इसमें क्या है जो चमगादड़ है, जो चमगादड़ है वो तो स्तनधारी के अंदर आती है, लेकिन जो कौवा है वो अंडज है, तो वो अलग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है वर्गभुज, वर्ग, चतुर्भुज और त्रिभुज। जो इसमें क्या है, जो वर्ग है वो तो आ गया चतुर्भुज के अंदर, लेकिन जो त्रिभुज है वो त्रिभुज आपका यहाँ पे अलग होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर है अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक। इसका क्या रहेगा आपका जो दिख रहा है आपको, इस हिसाब से ये बनने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। देखो इसमें क्या है, नारी, माँ और डॉक्टर। तो आप इसे मान लो जो को माँ है, कोई भी माँ बनेगी तो वह पहले तो वो नारी, तो यहाँ पे नारी हो गई है। नारी, नारी के अंदर ही आएगी माँ, क्योंकि जो नारी होगी वही माँ बन सकती है। लेकिन अब इसमें यह है कि जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक माँ है वो भी डॉक्टर हो सकती है, एक नारी है वो भी डॉक्टर हो सकती है, और कुछ नारियाँ डॉक्टर नहीं भी होती है, कुछ माँ भी डॉक्टर नहीं होती है। तो इस हिसाब का ये बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दार्शनिक, लेखक और शिक्षक। तो कुछ दार्शनिक लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक दार्शनिक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं दार्शनिक, और कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं। नीली आँख वाले व्यक्ति, स्त्रियाँ और डॉक्टर। जो डॉक्टर है वो नीली आँख वाला व्यक्ति भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है, और स्त्री नीली आँख वाली व्यक्ति भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेखक, अध्यापक और लोहा। देखो लेखक अध्यापक हो सकता है, लेकिन लोहा तो अलग ही चीज़ है, तो ये लोहा अलग आएगा, तो इस हिसाब का हो गया। नेक्स्ट है वनस्पति, गाजर और भोजन। इसमें क्या होगा कि जो वनस्पति है वनस्पति वो भोजन के अंदर आ सकती है, और जो गाजर है वो वनस्पति के अंदर भी आएगी वो भोजन के अंदर भी आएगी, तो ये आएगी बीज के अंदर। तो ये है तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पे है जानवर, पालतू और कुत्ता। तो इसके अंदर क्या होगा, जो जानवर आएगा जानवर के अंदर आएगा आपको पालतू, और जो कुत्ते हैं वो पालतू हो भी सकते हैं ना भी हो, तो इनमें आएगा कुछ का संबंध। नेक्स्ट है खिलाड़ी, कप्तान और टीम। तो खिलाड़ी, कप्तान, टीम के देखें तो खिलाड़ी तो यहाँ पे आगे सबसे बाहर तो आगे खिलाड़ी। अब कुछ जो कप्तान है जो सबसे बाहर तो आएगा यहाँ पे टीम आएगी सबसे बाहर, तो सबसे बाहर तो आगे टीम। अब टीम के अंदर आएगा कप्तान, वो जो कप्तान होता है वो खिलाड़ी भी होता है, जो कप्तान होता है वो खिलाड़ी भी होता है, जो खिलाड़ी होता है वो कप्तान भी होता है, तो टीम के अंदर ही आएगा, तो ये इस हिसाब से बनेगा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर लिया, वेन डायग्राम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है
डायरेक्शन टेस्ट। देखो डायरेक्शन टेस्ट में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, सीधा सिंपल सा सिस्टम देख लो कि ऊपर की तरफ आएगा उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण आएगा, राइट की तरफ आएगा पूर्व और लेफ्ट की तरफ आएगा पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व के जो बीच में आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में आएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आएगा वो दक्षिण पश्चिम आएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व आएगा। और हमें अगर उत्तर की तरफ से अगर वामावर्त चलना है तो बाई तरफ चलना है हमें, और अगर दक्षिणावर्त चलना है वो तो हमें क्लॉकवाइज की तरफ चलना है। दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो वामावर्त है, वामावर्त यानी बाएं हाथ की तरफ चलना है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इस हिसाब से याद रखना, दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज दाईं तरफ, और वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ। तो ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे। और चलते हैं, जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है उसके विपरीत दिशा में उसका जो धुआं है वो जाता है। जैसे अगर रेलगाड़ी सामने जा रही है तो उसका जो धुआं है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब है हवा, अगर हवा भी चल रही हो और रेलगाड़ी भी चल रही हो तब दोनों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे रेलगाड़ी चल रही है आगे, हवा चल रही है इस तरफ, तो इन दोनों के जो बीच में है, जैसे इस तरफ है, इस तरफ जाएगा इसका धुआं रेलगाड़ी का, ठीक है। इसके अलावा आपको और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, जैसे कि प्रातः अगर हम सूर्य की तरफ, सूर्य को देखते हैं प्रातः काल में, तो जो छाया है वो हमारे पश्चिम में बनेगी। और यदि हम साय के समय में अगर सूर्य की तरफ देखेंगे तो हमारी जो छाया है वो पूर्व की तरफ बनेगी। समझ रहे हो इसका मतलब? आप समझ चुके होंगे सारा मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से बाईं ओर और दाईं ओर अलग अलग मान पर घूमता है तो उसका जो अभिष्ट जो गुणन होगा, अभिष्ट गुणन, वो कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर, इसका राइट आंसर रहने वाला है अभिष्ट गुणन। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन जो हम करने वाले हैं अब। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सा सिस्टम देखो, आप इस पीढ़ी के अंदर हो, आपकी जो पिता है वो आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में है, माता है वो ऊपर वाली पीढ़ी में है, मामा है वो मम्मी की पीढ़ी में है, पापा के जो भाई हैं वो चाचा उनकी पीढ़ी में है, चाचा की जो पत्नी है वो ऊपर वाली पीढ़ी में है। आपकी पीढ़ी में कौन है? आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, या आपका भाई है, या फिर मामा की जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बुआ के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो आपकी पीढ़ी में हैं। समझ गए? आपका पुत्र आपसे नीचे वाली पीढ़ी में है, आपके पुत्र की जो पत्नी है वो नीचे वाली पीढ़ी में है, आपकी पुत्री नीचे वाली पीढ़ी में है, और आपकी जो पुत्री का जो पति है वो नीचे वाली पीढ़ी में है, ठीक है। आपके पिता के ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, दादा आएंगे, दादी आएंगी, मम्मी के जो पापा हैं नाना आएंगे, मम्मी की माता है वो नानी आएंगी। अब उससे भी ऊपर की पीढ़ी में चले अगर, तो नाना के जो पापा हैं वो परनाना आएंगे, और दादा के ऊपर पीढ़ी वाले में आएंगे पर दादा आएंगे। इस हिसाब से हमारा पूरा जो ब्लड रिलेशन हो इस प्रकार से बनता है। सारी पीढ़ी आपको पता रहना चाहिए। इसके अंदर आपको एक सिंपल सा काम ये करना है कि या तो फीमेल को, यानी फीमेल यानी जो माता होती है, नानी होती हैं, जो बहन होती है, या तो उनको, या फिर जो मेल कैंडिडेट जैसे पापा हैं, आप खुद अगर भाई हो तो वो, उनको सबको या तो भाई को प्लस दे दो, अलग चिन्ह दे दो, जिसमें क्या होगा कि जो मेल है और जो फीमेल है उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है वी बोर्डमास का नियम। अब वी बोर्डमास का नियम होता क्या है, देखो VBODMAS लिख लो। अब वी का मतलब होता है रेखा आबंध। रेखा आबंध कैसे से x माइनस वाई के ऊपर ऐसा अगर रेखा आबंध रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। उसके बाद आता है बरकिट यानी कोष्टक आता है। कोष्टक में पहले क्या करना है आपको, जो छोटा कोष्टक है वो उसको सोल्व करना है, उसके बाद मझले कोष्टक को, उसके बाद आपको बड़े कोष्टक को सोल्व करना है, ठीक है। ऑफ का, उसके बाद ऑफ अगर वाक्य में या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर ऑफ आ रहा है या का आ रहा है तो उसको गुणा मान के पहले उसको सोल्व करना है, फिर डिवीजन है भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। इस प्रकार आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस हिसाब से सोल्व करने हैं। सबसे पहले रेखाबंध, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद आपको गुणा ऑफ का को गुणा ऑफ या का को करना है, उसके बाद भाग, फिर मल्टीप्लाई को, गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम एनालॉजी की तरफ। एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे बताने की कोशिश करूंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देख लो देश है तो उनकी जो राजधानियां हैं वो, उनकी मुद्रा, महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में, कौन से राष्ट्रीय खेल है, कौन सा उनका राष्ट्रीय प्रतीक है, संसद का नाम क्या है, और उसके अंदर जो नदियां हैं
उसके बारे में जो एनालॉजी के क्वेश्चन है वो इस प्रकार बन सकते हैं। कैसे? जैसे बोल देगा कि भारत की एक नदी है ये, भारत की राजधानी ये है, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो बताओ पाकिस्तान की राजधानी क्या आएगी। इस प्रकार के एनालॉजी क्वेश्चन बनेंगे। महत्वपूर्ण विषय और उनका जो अध्ययन है उससे बन सकते हैं। जैसे कि दिल का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एनालॉजी में। प्रमुख कल्चर और जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं, जैसे एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों के पालन के लिए, तो पीसी कल्चर किसके लिए होता है, मछली पालन के लिए होता है, गधों के पालन के लिए होता है, गाय के पालन के लिए होता है। तो वो सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्रांति और जो उनका उत्पादक क्षेत्र है वो, जैसे हरित क्रांति किसके संबंधित है, मत्स्य पालन, मत्स्य जो क्रांति थी या फिर आपको श्वेत क्रांति थी वो किससे संबंधित थी, तो ये आपको उत्पादन क्षेत्र बताने पड़ेंगे। प्रमुख खेलों के बारे में, उनकी जो परिसर है, उनकी जो ट्रॉफी है वो, उनकी जो शब्दावली है उसके बारे में बताना, याद करना पड़ेगा। आपको बोल देगा जैसे कि बल्ला क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, बल्ला अगर क्रिकेट से संबंधित है, जो बास्केटबॉल होती है वो किससे संबंधित है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। प्रमुख रोग और उनके जो प्रभावित अंग है वो याद करने हैं। उपकरण और उनका जो मापन है, माप है वो याद करना पड़ेगा। जैसे कि उपकरण है यहाँ पे मीटर है या फिर पैमाना है, स्केल है, उसके अंदर सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार के आपको याद करने पड़ेंगे। प्रमुख राशि और उनकी जो मात्रक, जैसे ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पे केंद्र है तो ध्वनि का क्या आएगा, सारे के सारे आपको याद करने हैं। प्रमुख व्यक्ति और उनके जो समाधि स्थल है वो याद करने पड़ेंगे। जैसे वीरभूमि राजीव गांधी के है तो अभय घाट किसका है, इस प्रकार के क्वेश्चन। समानार्थी शब्द और विपरीत जो शब्द हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको। व्यक्ति और उनसे संबंधित जो कार्य हैं, जैसे राजमिस्त्री का कार्य निर्माण है तो मैकेनिक का काम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। राज्य और उनकी राजधानियाँ, राज्य और उनके शास्त्रीय नृत्य, जैसे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ठीक है, उसी प्रकार से असम का कौन सा है, लोक नृत्य कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एनालॉजी के अंदर। ये सारे हो चुके हैं आपके एनालॉजी। अब चलते हैं नंबर सीरीज की तरफ। तो नंबर सीरीज में क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग जैसे होगा, कोई भी संबंध हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से ही। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी संबंध बन जाता था, मतलब कि उनके अक्षरों का सेम कर करा के, तो इस हिसाब से नंबर सिस्टम में भी हो जाएगा। तो नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग लगभग इक्वल रहते हैं, बस जो सीरीज है उसके अंदर जो अंक है अंकों से बनता है। अलग अलग नंबर जो सीरीज है वो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, बस उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग जैसे कुछ भी संबंध बन सकता है। अब आगे चले तो यहाँ पे है वर्ड सीरीज वर्ड सीरीज, जैसे अभी मैंने बताया था नंबर सीरीज बताया था, अब आपको बताऊंगा मैं वर्ड सीरीज, ठीक है। तो शब्दों का क्रम और उनके जो विपरीत क्रम है वो आपको याद करके चलने रखने हैं। उसी से रिलेटेड आपके वर्ड जो सीरीज है वो उनके अंदर बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग सेम वैसा ही बनता है ना। अब चलते हैं सेरोनिज्म की तरफ। सेरोनिज्म में क्या होगा, देखो सार्वभौमिक जो सकारात्मक है वो किस हिसाब से होते हैं, यानी जैसे कथन आपके पास आएगा सभी ए बी है, जो सभी ए है वो बी है, सभी जो ए है वो बी है, तो ये सार्वभौमिक सकारात्मक है, यानी सभी जो ए है वो बी है तो है, ठीक है। सार्वभौमिक नकारात्मक, जैसे कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी ए और जो बी है वो अलग अलग है, दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। आंशिक सकारात्मक, जैसे कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए हैं वो बी हो सकते हैं, कुछ जो ए हैं वो बी हो सकते हैं, कुछ जो ए हैं वो बी हो सकते हैं। इस प्रकार से तीन इसकी आकृतियाँ बनेगी। आंशिक नकारात्मक की बात करें, कथन कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, जैसे कि ए का जो ए हिस्सा है, ए का जो ए हिस्सा है वो बी नहीं है, समझ रहे हो आप, यानी जो ए हिस्सा है, ए का जो ए हिस्सा यह हिस्सा है वो बी नहीं है, ठीक है। नोट, कथन को हमेशा 100% सत्य मानना है, चाहे कथन कुछ भी कहे, कथन को आपको सत्य ही मानना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइदर ओ या वाली स्थिति, यानी आइदर और या वाली जो स्थिति है उसकी तरफ उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी चिड़िया पक्षी हैं, कुछ उल्लू पक्षी हैं, कोई चिड़िया उल्लू नहीं है, कुछ चिड़िया उल्लू है। इस प्रकार की जो ये है आइदर वाला है, इसके अंदर या तो है चिड़िया या फिर नहीं है, दोनों में से एक इसका आंसर आएगा। आइदर वाला ये स्थिति बनती है। यहाँ पर है या तो निष्कर्ष एक या इस निष्कर्ष जो दो है वो अनुसरण करेगा। समान कथन अगर निष्कर्ष है तो वह गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कथन आएगा कि ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है और कथन में भी ये है और निष्कर्ष में भी यही आ रहा है अगर कि ए बी का पुत्र है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि समान कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर सीरीज का बारे में बताऊँ मैं आपको। तो नंबर सीरीज में आपको टाइप याद रखनी है। किसी भी संख्याओं का वर्ग आ सकता है
उनका घन आ सकता है, गुणा और उनका भाग आ सकता है, योग या अंतर का अंतर आ सकता है। प्राथमिकता आपको किसको देनी है? सबसे पहले तो अभाज्य संख्याओं से बनी हुई जो सीरीज है उसको प्राथमिकता देनी है। अगर अभाज्य संख्याओं से नहीं बने हुए हैं तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब को जो है प्राथमिकता देनी है। उसके बाद इवन और ऑड नंबर को देनी है। उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्रकार से आपको वरीयता देनी है या प्राथमिकता देनी है। फिगर काउंटिंग्स की बात करेंगे हम। आपको बताऊँ, जो मैं टॉपिक सारे के सारे टॉपिक्स एक वीडियो में करा रहा हूँ, लोग बाग उसको 10-15 वीडियो में कराते हैं। मैं एक वीडियो में कंप्लीट रीजनिंग करवा रहा हूँ, प्रॉपर आपको ये PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस PDF को अगर आपको लेना है तो मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कॉन्टैक्ट कर लो वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट दो, बार बार दो। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाओ, वहाँ पे जाकर टेक्स्ट बुक का पास थ्रू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा जो कूपन कोड है TNIQ10, ये कूपन कोड लगाओगी तो आपको एक्स्ट्रा का 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कूपन कोड को भी लगा लेना, एक्स्ट्रा आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी फिगर काउंटिंग्स की तरफ चलते हैं। देखो फिगर काउंटिंग्स में कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे हम। ये तो सरल रेखाएं करेंगे, त्रिभुज करेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे, रेक्टेंगल आयत करेंगे, वृत्त करेंगे। इस प्रकार से सारी की सारी करेंगे। सरल रेखा में देखो सरल रेखा कैसे होती है, या तो क्षैतिज होती है, या ऊर्ध्वाधर, या फिर तिर्यक। जैसे यहाँ पे इस आकृति में देखिए तो इसमें जो खड़ी रेखा है वो कौन कौन सी है। एक तो ये वाली है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो 3 तो खड़ी रेखाएं हैं। टेढ़ी हुई ऊर्ध्वाधर हो गई। अब क्षैतिज की बात करें तो ये है। क्षैतिज की बात करें, ऊर्ध्वाधर की बात करें तो एक ये है, 2 और 3 यहाँ पे ये हो गई है। और तिर्यक की बात करें तो एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये 2 ये हैं। तो कुल रेखाएं कितनी इसके अंदर? कुल रेखाएं इसके अंदर 8 कुल रेखाएं हैं। त्रिभुज की हम बात करें तो त्रिभुज के अंदर 1 2, ये त्रिभुज है तो आपको क्या करना है कि इन त्रिभुजों के अंदर यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 कर लिया। अब इन जो त्रिभुज हैं इनके जो अंतर क्रमांक थे उनको आपको जोड़ देना है। जितना जो क्रमांक का योग आएगा वही उसमें त्रिभुजों की संख्या रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर ये तो खड़ी थी रेखाएं, अगर इस प्रकार की रेखाएं आए तो इनको नंबरिंग कर लेनी है। जितना नंबरिंग आएगा उतना इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज तो ये बनेगा बड़ा वाला, फिर बनेगा ये छोटा वाला 2 डब्बों वाला, और फिर ये बनेगा लास्ट में 1 डब्बे वाला। इस प्रकार इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये सेम अभी मैंने बताया था, इनको आपको जोड़ लेना है। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे आपको जोड़ लेना है। प्राथमिक जो प्रथम जो 6 अंक हैं उनको आपको जोड़ लेना है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर तो 6 आई है, आपको 11 दे दे अगर, तो आपको इस फॉर्मूले से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी प्रथम n के यहाँ n का मान क्या है, जहाँ यहाँ पर वो 6 है, 6 + 1 यानी 7, और इसके अंदर भाग देगा 2 का, तो 3 × 7 यानी इसका मान आएगा 21 इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। इसकी बात करें अब तो यहाँ पे 3 तो इसमें है और 3 यहाँ पर है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें देखें तो यहाँ पे 10 है इसका योग, तो और यहाँ पे 3 यहाँ पे त्रिभुज है, तो 3 से गुणा करके इसका आएगा मान 30। नीचे वाले की बात करेगी तो पहले नीचे वाले में देखेंगे, तो नीचे वाले में 4 + 3 + 2 + 1, ये कितने आए, 4 6 5 7 8 9 10 यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखें तो 1 2 यानी 3 यहाँ पे आएंगे, 3 यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 है, 3 से 4 5 6 यहाँ पर आएंगे। तो कितने आएंगे टोटल आ गए यहाँ पे 19 त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 19 है। अब ऐसी आकृति अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, जितनी इसमें आकृति से 1 2 3 4 लगा के इसको डबल कर लेना है। 4 दूनी 8, यहाँ पर अगर 8 है तो उसको डबल कर लेना है 16। इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति में क्या होगा, इस आकृति में 5 त्रिभुज है, कंप्लीट 5 त्रिभुज है। तो आपको इसको याद रखना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें है 5 त्रिभुज हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको यह याद करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है, अगर मान लो ऐसी आकृति बहुत सारी आ जाए, ये ऐसी आकृति आपके पास आ जाए जिसके त्रिभुज निकालना आसान ना रहे, जैसे ऐसी आकृति आ जाए जिसमें त्रिभुज ही त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ही त्रिभुज बने हुए हैं, तब क्या करना है आपको, जितने त्रिभुज हैं वहाँ पे इस फॉर्मूले में रखने हैं। इसमें ये जो आकृति है, कितनी आकृति है, 1 2 3 4 5 आकृति है। तो 4 × 5 - 3 यानी 5 3 15 - 3 यानी 12,
इसमें टोटल 12 त्रिभुज हैं। तो इस हिसाब से चलना है आपको, आराम से सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें भी सेम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर ये आकृति है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 को रख लेना है। अब 1 के सामने 1, अब इस 1 को इस अगले वाले 2 से जोड़ के 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस अगले वाले 3 से जोड़ के यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेना है, 10 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि ऊपर की तरफ चलना है, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, ऐसे चलना है। तो इसमें दोनों को तो छोड़ दिया, ये आएगा 3 और एक्स्ट्रा जोड़ेगा, तो 3 एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद इसका जो मान आएगा वो आएगा 13। इसमें आएगा 8 हमेशा, इसमें आएगा 12 हमेशा, इसमें आएगा 16 हमेशा। तो इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। इसमें 8 आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें 16 आएगा। इसमें क्या है कि 2 विकर्ण कट रहे हैं आपस में, तो इसमें आएगा 8। इसमें 2 विकर्ण कट रहे हैं, वो तो सही है, एक त्रिभुज एक रेखा हो रहा है बीच में, तो इसमें बढ़ जाएंगे कितने, 12 हो जाएंगे 8 से। और इसमें तीनों विकर्ण काट रहे हैं आपस में, तो इसका मान आएगा 16, यानी 4 4 बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। ऐसे वाले त्रिभुज के अंदर आपके 8 आएंगे हमेशा, और ऐसे वाले हॉट स्टार वाले जैसे में आएंगे 10 हमेशा। ठीक है, अब इसमें चले तो इसमें सिंपल सा फंडा है, 4 इसमें आएंगे, 4 इसमें आएंगे, 8 तो वो गए, 1 2 3 4, यानी 8 तो यहाँ पर आएंगे और 8 यहाँ पर आएंगे, सही। और 2 कॉमन कौन से, एक तो यहाँ पर इस बिंदु से बनने वाला कॉमन ये, एक तो बड़ा वाला ये, और एक इस बिंदु पर बनने वाला कॉमन एक ये, 2 और जोड़ देंगे इसके अंदर, कंप्लीट यहाँ पर 18 होने वाले हैं। अब वर्ग की बात करें हम, तो वर्ग में क्या होगा, ये आकृति है हमारे पास, इसमें 5 कैसे आएंगे, 1 यहाँ पर 2, 2 यहाँ पर 2, 1 2 जोड़ो, ठीक है, 1 2। अब इस 2 को इस 2 से गुणा किया तो आएगा 4, इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, इनको गुणा करके जोड़ देना है, तो इनका मान आएगा 5। ठीक है, अब इसमें देखिए तो 3 आ गया, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, यानी 9 4 1 यानी 14 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब इसमें देखिए तो 4 5 20, 3 चौके 12, 2 तिया 6, और 1 2 नहीं 2। इस प्रकार देखिए तो यहाँ पे आंसर आएगा 40, इसका राइट आंसर रहेगा। आयत की बात हम करें तो 2 दूनी, आयत में क्या होगा, देखो आयत का थोड़ा सा सिंपल मेथड थोड़ा अलग है, वर्ग का अलग था, आयत का थोड़ा अलग है। यहाँ पर 1 लिख लेना है, यहाँ पे 2 लिख लेना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब इनको जोड़ लेना है, तो इनको जोड़ा तो 3 आया, इनको जोड़ा तो 3 आया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना जो आंसर आएगा वो इसका आयत का आंसर आएगा। तो आयत का कुछ इस प्रकार है, इसमें भी सेम वही है, इनको सभी को जोड़ लेना है। जोड़ा जब यहाँ पे 10 आया, इनको सबको जोड़ा तो यहाँ पर आया 10 आया। अब इन 10 को इस 10 को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। व्रत की बात करें, देखो व्रत में जो दिखता है आपको उसी को जोड़ देना है, एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। जैसे इसमें व्रत देखें तो 1 2 3 4 5 और एक अंदर वाला 6 इसमें 6 है। इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 है ऊपर, 2 3 4 तो ऊपर है, 1 2 3 4 नीचे है, नहीं इसमें 8 हैं। तो वर्त में तो सिंपल है, जितने सर्कल दिख रहे हैं वही इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं वर्ड फॉर्मेशन की तरफ। शब्दों का जो निर्माण होता है आपने देखा होगा, वर्ड फॉर्मेशन ABCD डिक्शनरी ऑर्डर वगैरह जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस प्रकार से अक्षर होते हैं, तो इनका क्रम भी इसी प्रकार से होना चाहिए। तो अब इन चारों में देखें तो इन चारों में सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा, तो चारों में P है, पांचों में P है, तो P का तो कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि पांचों P से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले वाला अंक कौन सा है। तो इनमें देखिए तो इसमें IRAAA, अब इन दोनों में से आएगा क्योंकि A सबसे पहले आता है, तो इन दोनों में से आएगा। अब A के बाद क्या है, A का भी कोई मतलब नहीं रहा। अब A के बाद है, इसमें तो S है, इसमें क्या है L है। तो S और L में से सबसे पहले कौन आता है, वो आता है L, क्योंकि L आता है 12 पर, S आता है 19 पर। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 3। अब इनका तो हो गया कंप्लीट, इनको हटा दो। अब इनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन आएगा। तो I R और O के अंदर सबसे पहले कौन आएगा, तो I आएगा क्योंकि I आता है 9 पर, R आता है 18 पर और O आता है यहाँ पे कितना, 15 पर। तो यहाँ पर फिर आएगा 1। अब इन दोनों में देखिए तो O आता है, इन दोनों में हम देखें कौन से में, दूसरे में और 5 में अगर हम देखें तो R और O के अंदर सबसे पहले कौन आता है, वो आता है आपके R क्यों आता है, R तो 18 पर है, O 15 पर है, तो 15 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 आएगा, फिर आएगा 2। तो इस हिसाब से आपका जो ये जो क्रम है वो इस प्रकार से रहेगा इन पांचों का। तो इस हिसाब से आपका हो गया है।
अब चलते हैं रैंकिंग टेस्ट की तरफ। रैंकिंग टेस्ट या फिर बताऊँ मैं, एक रेखा में बैठ जाते हैं कक्षा के अंदर, तो उसमें बता रहा हूँ मैं। टोटल आपके पास विद्यार्थी हैं, तो लेफ्ट से अगर किसी का स्थान दे रखा है तो राइट से मैं पूछ रहा है, या फिर राइट से और उसका लेफ्ट से हमें दे रखा है और टोटल स्टूडेंट्स हमने पूछ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट प्लस राइट में से अगर -1 करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए तो मैक्सिमम अगर स्टूडेंट्स देखना है हमें, तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल की जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे मैक्सिमम के रूप में। जब अगर बीच में कुछ लोग बैठे हो तब तो आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो मिडिल प्लस 2 है वो आएगा मिनिमम स्टूडेंट्स के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं मैं, देखो जैसे हमारे पास है टोटल 40 विद्यार्थी हैं, लेफ्ट से किसी का स्थान 15 पे है, मैंने 15 है, तो राइट से उसका स्थान कौन सा आएगा, तो राइट का हमें ज्ञात करना है, तो टोटल में से लेफ्ट घटा के 1 जोड़ देना है। तो टोटल आ गया 40, उसमें से लेफ्ट घटाएंगे 15 और उसमें से 1 जोड़ देंगे, तो 40 - 15 + 1 यानी 26वां स्थान। यानी उस बच्चे का स्थान अगर लेफ्ट से 15वां है तो राइट से 26वां रहेगा, तब ही वहाँ पर आपको 40 विद्यार्थी मिलने वाले हैं। यानी बायां इस तरफ होता है और दायां इस तरफ होता है, और इस हिसाब से आपके कंप्लीट जो रीजनिंग है वो अभी हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप आशा करता हूँ कि आपको इसको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैक्सिमम आपकी जो रीजनिंग है वो लगभग रिकॉल हो चुकी होगी। अगर कुछ रह गया हो वो है नॉन वर्बल रीजनिंग रही होगी तो उसमें तो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब वगैरह है, तो वो आप आराम से कर भी सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जिनमें दिक्कत आने वाली थी है जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थे, उनके बारे में मैंने सारे ट्रिक्स वगैरह जो भी मैं बता सकता था, जो मुझे पता था, सारे के सारे मैंने बता दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।